ठीक है। यूपीएससी का जो 7 पेपर होता है, जो एक्चुअल रिजल्ट में काउंट होता है, उसमें से आपका एक पेपर है मेंस का, ऐसे का पेपर है, जो ऐसा पेपर है जिसमें आपको लिखने की जो लिमिट होती है वो 1000 से 1200 वर्ड्स होती है, 1000 से 1200 वर्ड्स होती है उसकी एक ऐसे की। मतलब अगर देखा जाए तो आपको 3 घंटे में पूरा पर्याप्त टाइम मिलता है, जहां पे आप अपने ऐसे को कंप्लीट इजीली कर सकते हैं। जैसे बाकी क्वेश्चंस में क्या होता है, बाकी क्वेश्चन पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। मतलब बोलते हैं कि यूपीएससी में अगर पूरे 7 के 7 पेपर में आप पूरे 20 के 20 क्वेश्चन निपटा के आ गए तो 90% चांस है कि आप मेन क्वालिफाई कर लेंगे, आप सीधा इंटरव्यू में अपीयर हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन बच जाता है, मेनली पेपर नंबर 4 एथिक्स का, क्योंकि वो पेपर इतना लेंदी पेपर है कि 2-3 क्वेश्चन बच ही जाता है उसमें से लास्ट में। अगर आप कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आप एक गुड नंबर में है, जहां पे आपका सिलेक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है। और रही बात ऐसे की, तो ऐसे सभी ऑन टाइम कंप्लीट करते हैं। क्यों? 3 घंटे का समय है, 1000-1200 वर्ड्स में लिखना है। इसका मतलब क्या है, आपको 1 घंटे के पीछे कितना टाइम मिल रहा है? 1.5 घंटे का। हाँ, तुमको एक ऐसे के पीछे कितना टाइम मिल रहा है? 1.5 घंटे का। मतलब 20-25 मिनट आप अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं ऐसे में। 20-25 मिनट आप रफ पेज में जाके पीछे अपना 2-3 पेज का नोट्स बना सकते हैं कि मैं यहाँ से चालू करूँगा, इसका एग्जाम्पल ये दूंगा, एडवांटेज लिखूंगा, डिसएडवांटेज लिखूंगा, बॉडी में क्या लिखूंगा, सीक्वेंस में होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, और उसके बाद आप लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं। और आप देखेंगे जो ऐसे है 250 नंबर का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, 2 सेक्शन में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। हर एक सेक्शन में कितने ऐसे होते हैं? 4 ऐसे होते हैं, 4 टॉपिक होते हैं हर सेक्शन में। तो आपको एक टॉपिक चूज करना पड़ता है, आपको हर एक सेक्शन में एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना रहता है। मतलब सेक्शन ए से एक टॉपिक और सेक्शन बी से एक टॉपिक। सेक्शन ए वाला जो टॉपिक रहता है वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट रहता है और वो थोड़ा सा फिलोसफिकल रहता है, दार्शनिक रूप का रहता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें सेक्शन बी का, तो वो एथिकल ज्यादा रहता है, एथिकल रहता है और रिफ्लेक्टिव रहता है। मतलब एथिकल मतलब आपकी नैतिकता संदकता को देखता है कि आप में कितनी नैतिकता है, ठीक है, आपके एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू को रिफ्लेक्ट करता है सेक्शन बी, ठीक है। आप देखेंगे 2 ऐसे, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, वर्ड लिमिट है 1000 से 1200, और हर एक ऐसे का जो मार्क्स है 125 मार्क्स ईच रहता है। आप कोई जैसे आप दिल्ली वगैरह में इंस्टीट्यूट में देखेंगे तो कई इंस्टीट्यूट क्या करता है, जब ऐसे का वो मतलब कंडक्ट करता है टेस्ट, तो वर्ड लिमिट लिख देता है 1250 वर्ड्स, वर्ड्स लिमिट लिख देता है 1250 वर्ड्स के अंदर आपको ऐसे लिखना है। क्यों? क्योंकि वो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करता है कि यू हैव कंटेंट टिल 1250 वर्ड्स, कि आपके पास ऑलरेडी कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो आप देखेंगे आपको 1000 से 1200 वर्ड्स में लिखना है। लगभग आप देखेंगे यूपीएससी की अगर कॉपी देखेंगे तो 12 से 13 पेज का आपका आता है, 12 से 13 पेज का आपका आता है, ठीक है। रफ पेज अलग है, ठीक है। आप देखेंगे 14% ऑफ द टोटल एग्जामिनेशन, बिल्कुल सही है। अगर 7 पेपर होता है, अगर आप 100% को डिवाइड बाय 7 करेंगे तो कितना आएगा? ऑलमोस्ट 14% आएगा आपको 100 को अगर 7 पेपर में डिवाइड करेंगे। तो ऐसे आपका 14% कंट्रीब्यूट करता है पूरे आपके जीएस का, ठीक है। ऐसे आपको किस किस रूप में एनालाइज करता है? पहला, क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक क्षमताएं होनी चाहिए। मतलब आप में एनालिटिकल एबिलिटीज होनी चाहिए कि आप कोई भी एक टॉपिक में कितना एनालाइज कर रहे हैं। जैसे आप अगर जीएस में लिखते हैं तो जीएस में आप ज्यादा एनालाइज नहीं करते, आप एग्जाम्पल देते हैं और आप उसको कंक्लूड करते हैं। लेकिन इसमें आप डिफरेंट डायमेंशंस में जाते हैं। पहली बात तो आप इंट्रोड्यूस करोगे, कोई भी ऐसे को इंट्रोड्यूस करोगे तो आप किससे करोगे? एक किस्सा से, एक एनेक्डोट से आप इंट्रोड्यूस करोगे। एनेक्डोट मतलब आप कोई भी एक कहानी का विवरण कर सकते हो, आप रामायण का एग्जाम्पल दे सकते हो, महाभारत का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप कुरान का एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई भी एक अच्छा एग्जाम्पल आप दे सकते हो जिससे आप ऐसे को स्टार्ट कर सको, ठीक है। जैसे पहला ऐसे हम लोग देखेंगे, जब हम लोग ऐसे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे। दूसरा, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, मतलब आप जो आंसर को रिटर्न राइट कर रहे हो उसमें आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी इन द सेंस, अगर क्वेश्चन है व्हाट इज हैप्पीनेस,
तो हैप्पीनेस हर पर्सन के लिए अलग अलग डिफाइन करती है, ठीक है। हैप्पीनेस हर पर्सन के लिए अलग अलग करती है। और हैप्पीनेस जो होता है इट्स नॉट एन एंड, इट्स एन मीन्स। हैप्पीनेस जो है वो अपने आप में एक एंड रूप नहीं है, वो एक मीन्स है एंड रूप को पहुंचाने के लिए। तो आप देखेंगे आपके क्लैरिटी थॉट में कितनी क्लैरिटी, विचारों की स्पष्टता कितनी है, और आप में लॉजिकल एक्सपोजिशन कितना है, ठीक है। तीसरा है बैलेंस ऑफ जजमेंट एंड ओरिजिनलिटी, निर्णय और मौलिकता का संतुलन। मतलब आप देखेंगे, आप जब ऐसे लिखेंगे तो आप ऐसे जैसे अपन क्लास 11 12 में कॉलेज में लिखते थे अपने शब्दों में, उसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। आप लोग कमिटी का एग्जाम्पल देंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एग्जाम्पल देंगे आप लोग। आपको आ रही बात समझ में? डिफरेंट डिफरेंट जो कमेटी आती है, हर एक फील्ड की अपनी अपनी एक कमेटी है, समिति है, उसका आप लोग एग्जाम्पल देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज का एग्जाम्पल देंगे आप लोग, जजमेंट का एग्जाम्पल देंगे। यदि कोई महान लीडर कुछ पॉइंट बोला होगा तो आप उसको कोट कर सकते हैं, उसको आप कोट कर सकते हैं। तो आप लीडरशिप क्वालिटी को कोट करेंगे, आप क्या बोलते हैं जजमेंट को कोट करेंगे, आप कमिटी को कोट करेंगे। मतलब वो ऑफिशियल रूप से रिकॉर्डेड होना चाहिए, ऑफिशियल रूप से रिकॉर्डेड होना चाहिए, उसको आप लोग अपने उसमें करोगे, बैलेंस करोगे, ठीक है। दूसरा इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटेग्रिटी, बौद्धिक और नैतिक अखंडता। आप कोई भी ऐसे करोगे तो उस ऐसे को एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर समझाओगे। आप पहले अपना जब बॉडी लिखोगे, बॉडी में पहले आप एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिखोगे, लेकिन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या उसका प्रिपोजिशन है उसको भी आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, राइट। उसके बाद है लास्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्परामेंट, कि आप एक प्रशासनिक स्वभाव के रूप में कैसे उस ऐसे को संदर्भित करते हैं, कैसे उस ऐसे को एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो ये सभी आप पॉइंट को कंसीडर करके चलेंगे, तब आपका ऐसे जो रहे ओरिजिनल लगेगा और कंप्लीट लगेगा और थोड़ा सा बचकाना कम लगेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि मैच्योर्ड ऐसे है जो कि एक रिलेवेंट पॉइंट देता है, दर्शाता है कि आप एक प्रशासनिक सेवा के रूप में काम कर सकते हैं, राइट। फर्जी पेशी आ रही है। ठीक है, अभी आप देखेंगे आप किसी भी ऐसे को कैसे चूज करते हैं, हाउ यू विल चूज द राइट ऐसे। कि आप जैसे आपके पास सेक्शन ए में 4 पॉइंट है, सेक्शन बी में 4 पॉइंट है, तो आप कोई भी ऐसे को कैसे चुनेंगे। जैसे कि आप पहला सेक्शन ए का पहला टॉपिक गए, जैसे इसमें था ट्रूथ हैज नो कलर, पहला ऐसे है आपका ट्रूथ हैज नो कलर, ठीक है, सच्चाई का कोई रंग नहीं होता। तो उस पे उसको आप सबसे पहले उस पे आप क्या समझते हैं, उसे आप क्या समझते हैं। हेलो जी बताइए। सर आप 2 घंटे बाद टाइम कॉल कीजिएगा ना, अभी थोड़ा सा क्लास में हूँ मैं, है ना। ठीक है, जैसे ट्रूथ हैज नो कलर पहला ऑप्शन है, तो आप उसमें क्या समझते हैं सबसे पहले देख के। आप उसका मीनिंग, आपको रफ पेज तो मिलेगा ही पीछे, तो आप पहले डू आई ट्रूली ग्रास्प द टॉपिक मीनिंग, क्या मैं विषय का अर्थ सचमुच समझता हूं, आप उससे क्या समझते हैं। और सबसे पहली बात, अगर आपको याद होगा कि कौन से लीडर द्वारा बोला गया है, किस कंटेक्स्ट में बोला गया, तो और अच्छी बात है। अगर आपको याद है तो और अच्छी बात है, और यदि आपको याद नहीं है तो आप उससे क्या समझते हैं। आप उससे क्या समझते हैं, आपने एक स्टोरी लिख ली, अब उस स्टोरी को आप लोग एनालाइज करोगे, एनालाइज करोगे कि मैं उस स्टोरी को कितने डायमेंशंस में फेंक सकता हूँ, मैं उस स्टोरी को कितने डायमेंशंस में लिख सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव में, पॉलिटिकल में, अर्थव्यवस्था के रूप में, आपका एथिकल नैतिकता के रूप में, कितने डायमेंशन में मैं उसको कवर कर सकता हूँ। आप लोग पहले डायमेंशन के एक एक पॉइंट कवर करेंगे अपने रफ पेज में, नॉट इन योर एक्चुअल नोट, अपने रफ पेज में कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोग सभी टॉपिक साथ ऐसे करेंगे, जो सेक्शन 1 का 4 ऐसे रहेगा टॉपिक, कुछ कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो आप लोगों को देखते ही नहीं समझ में आएगा, 3-4 मीनिंग होंगे उसके, तो आप लोग उसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके लीक से बाहर है। जब आपका एक टॉपिक का आपको 3-4 मीनिंग मिल रहा है तो इसका मतलब है आप एक सही मीनिंग पे नहीं आ पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। आप चारों टॉपिक को पढ़ेंगे, एक को छोड़ेंगे, बाकी तीनों में एनालाइज करेंगे कि मेरे को कौन सा टॉपिक को चूज करना है।
जिसमें सबसे ज़्यादा आपके पास डायमेंशंस होंगे उस ऐसे को आप चूज करोगे। इसीलिए है, क्या मैं इस टॉपिक को सचमुच समझ पा रहा हूं? जैसे आप अगर जीएस की बात करेंगे, जीएस 1-2 की बात करेंगे, 3-4 की बात करेंगे, तो आपके पास सोचने के ज़्यादा समय नहीं मिलता। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1.5-2 मिनट में आपको सोच के आपको आंसर लिखना चालू करना रहता है। लेकिन ऐसे में आपके पास एक टॉपिक में, एक ऐसे में आपके पास 20 मिनट का समय है। आप 1 घंटा 10 मिनट अपने ऐसे रिटर्न को टाइमिंग दीजिए, बाकी के जो 20 घंटे बचे, क्योंकि 1.5 घंटे का मार्जिन है एक ऐसे में, तो 1 घंटा 10 मिनट आप लोग राइटिंग में देंगे, बाकी का 20 मिनट सिर्फ आप लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे और क्या करेंगे कि कौन सा ऐसे हम लोग को चूज करना है। वो 20 मिनट में आपका वही चलेगा, और जब आप ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके पीछे का जो रफ वर्क रहेगा वो चलेगा आपका सीक्वेंस वाइज, ठीक है, और फिर एक्चुअल में जाके आपके रियल नोट्स में वो उतरेगा, ठीक है। दूसरा, डायमेंशनलिटी, कैन आई एक्सप्लोर इट फ्रॉम मैनी एंगल? बिल्कुल, आप मल्टी डायमेंशनल आपको होना है, आपको मल्टी डायमेंशनल होना है आपको, ठीक है, कि आप कितने डायमेंशन में उसको फेंक सकते हैं। एक तो आपका आता है पेस्टल अप्रोच, सरल आप लोगों को बताए होंगे, पेस्टल अप्रोच आता है आपका, ठीक है, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशली, टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली और लेजिस्लेटिव, लीगली। आप और भी डायमेंशन इसमें ऐड कर सकते हैं। पी से आप एक और नया डायमेंशन भी ऐड कर सकते हैं, फिलोसफिकल। फिलोसफिकल डायमेंशन क्या बोलता है उसका, ठीक है। आप लोग और भी डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एथिकल डायमेंशन क्या है उस ऐसे का, ठीक है। तो आप लोग कितने डायमेंशंस दे सकते हैं वो ज़्यादा इजी है, और जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल कोट करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल, उतना ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। जितना ज़्यादा रियल एग्जाम्पल करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार ने जितने भी छत्तीसगढ़ सर्विस की तैयारी करने, मतलब प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने के लिए जो भी कैंडिडेट है, उनके लिए सीजी गवर्नमेंट में हर वीकेंड, सैटरडे संडे कोचिंग प्रोवाइड करने की बात की गई है बाय अ गवर्नमेंट ऑफिसर। आईएएस अधिकारी खुद जाके शनिवार रविवार को पढ़ाएंगे 1-1, 2-2 घंटे के लिए। तो इट्स अ गुड एग्जाम्पल, इट्स अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है, जहां पे आपका एक वो दिखाता है, स्टेट का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ एक आपका एग्जाम्पल दिखाता है। तो आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल का ना कोट करेंगे, आप लोग के पास कितना एग्जाम्पल ऐसा है, राइट। तो आप डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से पहले सोचेंगे, कहाँ पे, रफ कॉपी में, अपने रफ कॉपी में, एंड देन उसके बाद यू इंप्लीमेंट इन योर कॉपी, ठीक है। तीसरा, एग्जाम्पल, रिलेवेंट पोजीशन एंड ओपिनियन। हाँ, एग्जाम्पल जो देंगे वो रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब उस टॉपिक से लगा हुआ होना चाहिए, और साथ ही साथ में ओपिनियटेड होना चाहिए। आपका अपना राय भी क्या है उसमें, आपकी अपनी ओपिनियन क्या है, क्योंकि आपके पास शब्द की जो सीमा है बहुत ज़्यादा है, 1000-1500 वर्ड्स की सीमा, 1000-1200 वर्ड्स की सीमा है, जो कि अपने आप में एक लेंदी है, ठीक है। तो आप लोग बार बार उसी चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि इस बार एक क्वेश्चन था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, इंडिया के डेवलपमेंट में क्या है। आप लोगों ने बार बार एक ही पॉइंट लिखा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देश की तरक्की के लिए बहुत अच्छा है, इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेवलपमेंट। भाई क्या लिखने की जरूरत है, ये सबको पता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो लिखने की जरूरत है क्या। एक ही उसको लाइन को 3 बार लिखे हो, वर्ड को आप लोग वो कर रहे हो। अगर कोई एग्जामिनर होगा 3 बार पढ़ लेगा उसी को, तो वहीं उसका माइंड खराब हो जाएगा। आपका बाकी का आंसर अच्छा भी रहेगा तो आपको तो उसको वो याद रहेगा कि इसने 3 पॉइंट लिखा जो कि बेतुकी बातें थी। आप क्लास 9-10 कैसे थोड़ा ना लिख रहे हो कि काऊ हैज 4 लेग, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा डायमेंशनल बनो, है ना। उसके बाद सर्वाइवल एंड, ये सबसे बड़ा इशू है, ये सबसे बड़ा इशू है। इसीलिए मैं बोला आप लोग अपना रफ वर्क करेंगे कि आप कोई भी एक टॉपिक पकड़ लिए तो उस पर आप सर्वाइव कर पाएंगे 1 घंटे तक। आप कोई भी एक ऐसे पकड़ लिए कि आप 1 घंटे उसके साथ सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे कभी कभी आपके कोई दोस्त होंगे तो जिसके साथ आप पूरा दिन भर निकाल लो, आप नहीं थकोगे, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा दोस्त होगा जिसका 10 मिनट रुक जाओगे, यार नहीं सका रहे, चल जाओ। तो समझ रहे बात को, तो वो वाला पॉइंट नहीं आना चाहिए। मतलब 1 घंटा आपको सर्वाइवल करना चाहिए। आपको ऐसे आप सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं 1 घंटा, मतलब आपको कब समझ में आएगा, कभी आपको एक ऐसे लिखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि आप 1 घंटे उस ऐसे को लिख पा रहे। एक टाइम आएगा जहां पे आप सोचेंगे गिव अप कर देते हैं, मैंने सारा पॉइंट कवर कर दिया, मेरे पास और कोई पॉइंट नहीं है कवर करने के लिए, आई वॉन्ट टू गिव अप। बट गिव अप नहीं करना है, आप इसीलिए ऐसा टॉपिक सोचोगे जहां पे आप सर्वाइव कर पाओगे। और वो कहाँ से आएगा, आपके रफ वर्क से आएगा। जो आप रफ वर्क में डायमेंशंस लिखोगे ना, वो डायमेंशंस को कहाँ तक ले जा पा रहे हो,
डायमेंशन का तो खाली आपने वो लिखा रफ वर्क में बुलेट पॉइंट कि ये डायमेंशन है, ये। लेकिन जब आप एक्चुअल आंसर कॉपी में आओगे तो बुलेट पॉइंट को आपको एक्सप्लेन भी करना रहेगा। तो उसमें आप सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, वो एक बिगेट टास्क है। और वो कहाँ से आता है, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, एक दो ऐसे लिखोगे तो आप अपने आप आ जाएगा। मुझे याद है मैंने अपनी जीएस की कॉपी में मुझे कभी आंसर नहीं मिला, लेकिन जब मैं अपना पहला ऐसे लिखा था तो मेरे को 110 प्लस आया था, इनसाइट्स का था वो। तो ऐसे में पता नहीं होता है, कई के लोग इनहेरेंटली अच्छे होते हैं, बचपन से अच्छे होते हैं। तो मेरे पास पॉइंट्स अच्छे थे और कंटेंट था मेन, तो मेरे पास यूपीएससी मैंने 1 साल पढ़ रखा था, मेरे पास कंटेंट था, तो मैंने उसको अपने कंट्रोल की। तुमको ऐसे के लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे कि हम लोग सोर्सेज देखेंगे आगे, उसके अलग से आप लोगों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर है, वहाँ से पॉइंट मिल जाएगा। आप लोग हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी में क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में क्या पढ़ रहे हैं, उसी को आपको ऐसे में लिखना है अपने। अलग से ऐसे का कोई वो नहीं होता, प्रेजेंटेशन नहीं होता। ऐसे का सिर्फ क्या होता है, प्रैक्टिस होता है। ऐसे को आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं और किस किस अप्रोच में आप ऐसे को देखते हैं। एक अप्रोच नहीं होता, ऐसे को अप्रोच करने का बहुत है। कई लोग कोई कहानी से चालू करते हैं, कई लोग किसी की बायोग्राफी से चालू करते हैं, है ना। कई लोग कोई किस्सा से चालू करते हैं, कई लोग किसी की बायोग्राफी से चालू करते हैं, कई लोग किसी जैसे महान ग्रंथ हो गया आपका, उपनिषद हो गया आपका, या फिर आपका रामायण महाभारत, इससे चालू करते हैं। डिपेंड करता है आप किससे चालू करते हो, टॉपिक क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप लोग सोर्सेस क्या है। सबसे पहले तो आपका न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर आप लोग डेली पढ़ते हैं, कमेटी की रिपोर्ट है, रियल लाइफ इंसिडेंट है। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेन पॉइंट है। आपको 1 घंटे में 1000-1200 का ऐसे लिखना है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बहुत बोरिंग टास्क है, बहुत मोनोटोनस टास्क है। आप लिखने बैठोगे तो आप लोग बोलोगे इससे अच्छा तो मैं कुछ पढ़ लेती हूँ, वो ज़्यादा हेल्प कर जाएगा, कंटेंट सीखने को मिल जाएगा। ऐसे में क्या मिलेगा, बोरिंग है, लिखना ही तो है, लिख नहीं पाओगे। लेकिन दिक्कत ये है, अब बैठोगे तो लिख नहीं पाओगे। 200-400 बार 500 वर्ड्स के बाद आपके पास कंटेंट खत्म हो जाएगा। फिर कैसे करोगे, उसी को दोबारा रिपीट करोगे क्या, नहीं करोगे ना। तो बात वही है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं पूरा ऐसे को लिख पाऊँ। सस्टेनेबिलिटी और सर्वाइवल होना चाहिए आपका, राइट। आप पोइट्री यूज़ कर सकते हो, कोट यूज़ कर सकते हो, कोई भी एथिकल कंटेंट है आप लोग वो यूज़ कर सकते हो, है ना। पोइट्री किसी की भी पोइट्री है, या फिर आप कोई भी एक अच्छा कोट है ना। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, विद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप इस टाइप के कोट्स यूज़ कर सकते हो आप, है ना। ठीक है, उनका एक कोट था अब्दुल कलाम जी का, क्या कोट था वो, ड्रीम इज नॉट अ थिंग व्हाट यू आर सीन स्लीप, ड्रीम इज द थिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप। ऐसा एक कोट था उनका, है ना। तो वो इस टाइप का कोट आप लोग यूज कर सकते हो, राइट। ठीक है, यूपीएससी क्या देख रहा है आपका ऐसे में, यूपीएससी आपका ऐसे में क्या देख रहा है। पहला है फिलोसफिकल डेप्थ, दार्शनिक गहराई, एबिलिटी टू एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज सिंपली एंड लॉजिकली। जैसे आपका एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, पहला टॉपिक है आपका ट्रूथ हैज नो कलर। तो एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, आप उसको कितना सिंपल और लॉजिकल बना सकते हैं, डेट एक्चुअली यूपीएससी वांट। कितना आप उसको सिंपल बना सकते हैं और कितना उसको आप लॉजिकल बना सकते हैं, राइट। दूसरा है हम लोग ऐसे को ना 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज पार्ट ए लेंगे, फिर कल पार्ट बी लेंगे, क्योंकि सेक्शन ए कंप्लीट करना है आज और सेक्शन बी हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, राइट। और मैं सोच रहा हूँ आप लोगों का आईआर का एनालिसिस भी कल करवा लेते हैं मैम से। जो आप लोगों की 4:30 में क्लास होती है ना, उसी में आईआर के एनालिसिस करवा लेते हैं कल मैम से, कि उससे आप लोगों को टाइम बच जाएगा, क्योंकि ये पूरा हफ्ता आपका एनालिसिस में जाएगा। फिर आपका GS 1 का भी होगा, फिर आपका ज्योग्राफी का भी होगा, इन्वायरमेंट का भी होगा, ये सब का भी एनालिसिस होगा आप लोगों का, है ना। तो ये हफ्ता पूरा शाम का आपका एनालिसिस में जाएगा, मान के चलो। तुम लोग को ठीक लग रहा है कि क्लासेस चालू कर दें, बताओ। ठीक लग रहा है ना आप लोगों को, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यूपीएससी क्वेश्चन किस टाइप के हैं, क्योंकि अभी मेंस हुआ है, समझ में आ रहा है। अदरवाइज क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके भी यूट्यूब में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं जानबूझ के तुम लोग को क्वेश्चन पेपर, ताकि तुम लोग को पता चल जाए, अपने से तुम लोग देखोगे नहीं, है ना। अब मिल जाए तो तुम लोग खुद से कर लोगे कैसे करना है, राइट। ठीक। दूसरा, इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग। आप कैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स को आप कनेक्ट करते हैं इन योर एसे। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, राइट। ठीक। तीसरा आपका बैलेंस्ड आउटलुक। हाँ,
आपको कोई मॉड एक्सट्रीम नहीं होना है। एक्सट्रीम जैसा सद्दाम हुसैन था, बहुत एक्सट्रीम था, वैसे आपको एक्सट्रीम रियलिटी में नहीं जाना है, आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी एन गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना है विथ मॉडर्न रियलिटीज, अवॉइड एक्सट्रीमिटीज, जैसे कि भगत सिंह थे एक्सट्रीमिस्ट में, वैसे आपको जो थॉट होंगे उस प्रोसेस को आपको अडॉप्ट वो करना है, अवॉइड करना है, राइट। यू हैव टू बी इन द मिडिल पाथ। ठीक है, अप्रोच टू राइटिंग ऐसे, ठीक है, आप ऐसे का किस कैसे आपका अप्रोच होता है, जैसे कि आप देखेंगे स्टार्ट विद अ पावरफुल एनेक्डोट, आप कोई भी एक कहानी और किस्से से आप चालू कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे जब हमारा फर्स्ट एसे आएगा तो हम कोई भी एक कहानी से कैसे चालू करेंगे, राइट। दूसरा, डिफाइन द आइडिया इन सिंपल टर्म्स, जो भी आप लोग किस्सा चालू करेंगे ना उसी के कंटिन्यूएशन में आप लोग आइडिया अपना एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा हुआ, फिर वहाँ से आप अपना ऐसा चालू करेंगे, कंटिन्यूएशन और सीक्वेंस में होना चाहिए आपका। दूसरा, मल्टी डायमेंशनल तो कवर हो चुका है। ऑलवेज ऐड अ काउंटर आर्ग्यूमेंट फॉर बैलेंस, ठीक है, आप पहले कोई भी किस्सा सुनाएंगे, ठीक है, फिर उसी किस्से से रिलेट करके आप क्या करेंगे, उसका एक टाइमलाइन देंगे आप सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में, और फिर उसी क्रोनोलॉजी को आप काउंटर भी करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने साइंस का कोई इशू आ गया, आपने साइंस की पहले एग्जाम्पल दिया, आपने साइंस का एग्जाम्पल दे दिया आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, न्यूज़ का, आइंस्टाइन का, फिर आपने एग्जाम्पल दे दिया राइट ब्रदर्स का कि उन्होंने एयरप्लेन का वो आविष्कार किया, लेकिन उसके बाद आप लोग उसी का डिसएडवांटेज भी लिखोगे कि साइंस आने से साइबर थ्रेट बढ़ गया है, प्राइवेसी को काफ़ी खतरा आ गया है, तो आप ये काउंटर भी करेंगे उसी को, पहले आप बताएंगे फिर उसी को आप काउंटर भी करेंगे। आ रही है आपको बात समझ में? तो उसी को बोल रहा है आपका ये, ऑलवेज एड अ काउंटर आर्ग्यूमेंट फॉर बैलेंस, राइट। अगला है आपका सो कंटेम्पररी, मतलब अभी का रिलेवेंट एग्जाम्पल देंगे। अगर सच है तो उसकी फेक न्यूज भी बनेगी, अगर कोई भी चीज सच है तो उसका फेक न्यूज भी बनेगा। इश्यूज लाइक फेक न्यूज, डिप्लोमेसी, इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव, ये सब आप लोग कवर करेंगे, ठीक है। और फिर आप लोग एक आशावादी उसके अप्रोच के साथ आप लोग क्या करेंगे, उसको कंक्लूड करेंगे, अपने आंसर को वो करेंगे, समाप्त करेंगे। कंक्लूड विद प्रेस्क्रिप्शन एंड ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव नोट के साथ, लुकिंग एट द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स, है ना। एक आप पॉजिटिव नोट्स के साथ अपना आंसर कंक्लूड करेंगे, ठीक है। चालू करें फिर, ठीक है। टॉप मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या क्या आपको अवॉइड करना है, पहला, हाँ, इसीलिए एक बोला जाता है कि आप अपने ऐसे को 4 से 5 बार पढ़ेंगे। कोई भी एक टॉपिक को पढ़ते ना, ट्रूथ हैज़ नो कलर, बोलने में टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन उसको बार बार पढ़ेंगे माइंड में, आगे वाले को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि ट्रूथ हैज़ नो कलर इतने बार बोल रहे हो कि सामने वाला भी नहीं पढ़ पा रहा है, एग्जामिनर ही बाहर फेंक दिया तुम लोग को। ट्रूथ हैज़ नो कलर ऐसे नहीं बोलेंगे, माइंड में आप लोग पहले जाएंगे और पीछे रफ कॉपी में आप लोग अपना वर्किंग करेंगे। आप समझ पा रही हैं कि नहीं पा रही हैं? अच्छा, ट्रूथ हैज़ नो कलर से क्या समझ में आ रहा है पिंकी, बताओ। वेरी गुड, बट एक्चुअल में तुम क्या समझ रहे हो उससे? तुम समझ बता तो दिए। एग्जैक्टली, इट्स अ फैक्ट, ऑब्जेक्टिविटी है उसमें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो है वो, इट्स अ रॉ फैक्ट। हाँ, ठीक, ठीक है। तो आप लोग वो समझ तो गए, ट्रूथ हैज़ नो कलर, तो ईजी है, बट आप उसको कैसे कैसे क्या आप क्या एग्जांपल ले सकते हैं ट्रूथ हैज़ नो कलर का? कोई एग्जांपल आइडिया आ रहा है माइंड में, याद आ रहा है? जैसे दिल्ली में ऐसे ही क्लास होती है तो वो पहले देखते हैं, आप अपना 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 इंट्रोडक्शन लिखिए अपने पेन से, अपने हिसाब से, फिर देखते हैं किसका इंट्रोडक्शन सबसे बेस्ट होता है, फिर आंसर बताते हैं कि कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अपना इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? अगर मैं आपको बोलूँ ट्रूथ हैज़ नो कलर, आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? एक किस्से के रूप में अगर लिखेंगे आप लोग तो कैसे लिखेंगे, क्या किस्सा लिखेंगे आप लोग, बताइए। कोई किस्सा लिखेंगे आप लोग? जैसे आप बताए एग्जाम्पल महात्मा गांधी के एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसका भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, लेकिन आप वहाँ तो वो तो 1-2 लाइन में कवर कर लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? कोई किस्सा आपको बताना पड़ेगा, है ना। याद आ रहा है कुछ?
बताओ, याद तो आ जाएगा तुम लोग को, लिखने में हालत खराब हो जाएगी बाकी। आ रहा है याद अनुराग? नहीं याद आ रहा है? देखते हैं, चलो ठीक है। दूसरा आपका लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब मैंने बताया ना आपको किस्सा होना चाहिए और किस्से से जुड़े हुए आपके पास बॉडी होना चाहिए। इसीलिए तो मैंने बोला आपको पीछे वर्किंग करना है अपने ऐसे में, रफ पेज में रहेगा, रफ पेज पूरा भरना चाहिए आपका ऐसे में, आपकी वर्किंग्स रहेगी पीछे में, ठीक है। तो आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। भले ही 10 से 20 साल क्यों ना लगा हो, लेकिन वो जो ट्रुथ है वो बाहर आया, जो केस है वो न्याय में होता है, मैं रिलेट कर सकता हूँ। तो ट्रूथ है उसमें, कलर से कहाँ तुम रिलेट कर पा रहे हो? ट्रूथ तो आ रहा है बाहर, लेकिन तुम कलर से कहाँ रिलेट कर पा रहे हो? कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, कितना भी समय ही क्यों ना लगे, भले किसी भी रूप में छुपाया जाए, कोई भी पावर हो, कोई भी चीज हो, लेकिन वो जो ट्रुथ है वो छुपा नहीं, आके वो जो था वो बाहर आया, वो एक्सप्रेस हुआ। हाँ लिख सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। इसका और एक अच्छा एग्जाम्पल ये है कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उनको ट्रेन से लात मार के निकाला गया था। क्यों? जस्ट बिकॉज ही वॉज ब्लैक, वो काले थे, उनका स्किन का कलर था ब्लैक था, उनको निकाला गया। लेकिन उसी से भारत का जो वो था स्वतंत्रता आंदोलन था, वहीं से उसकी आग चालू हुई थी। एक्चुअल में जो आपका स्वराज चालू हुआ था वहीं से चालू हुआ था, जो लाइट चालू हुई थी वहाँ से ही उनके माइंड में आया कि क्यों ना हम इस यूनिवर्सल ट्रूथ को नेचुरल जस्टिस मान के हम उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आ रही है आप लोगों को बात समझ में? तो ट्रूथ इज़ नॉट अ प्रीजुडिस, ट्रूथ जो है एक प्रीजुडिस नहीं है, ना कि किसी रेस को लेके, ना कलर को लेके, ना रिलीजन को लेके, ना कास्ट को लेके, ठीक है। ट्रूथ इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ इन सेल्फ। आप समझ रहे हैं? तो इस टाइप का आप एक एग्जाम्पल लेके उसमें आप उसमें चालू कर सकते हैं। हाँ साइंस से भी चालू कर सकते हो बिल्कुल। हाँ असल में हमारे पास कोई कलर नहीं दिखता है, वो कलर जो होता है वो मतलब सभी कलर को मिला के ही एक कलर बनता है जो कि कलरलेस होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उससे हम एग्जांपल दे सकते हैं कि असल में जो ट्रूथ से ही सब कुछ, झूठ हो गया, गुस्सा हो गया, सभी कुछ उसी से निकलता है। हाँ आप एक एग्जाम्पल साइंस का ये भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों को पता है कि ग्रेविटेशन से जो स्टार्स होता है वो बेंड होता है। ग्रेविटेशन से, गुरुत्वाकर्षण से जो आपका स्टार्स होता है वो हल्का सा अपने पोजीशन से बेंड होता है। वो चाहे इंडिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वो सबके से यहाँ बराबर है। तो आप नहीं बोल सकते कि ट्रुथ जो है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग डिफाइन कर रहा है। वो तो ट्रुथ है भाई कि ग्रेविटेशन से स्टार्स बेंड हो रहा है, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। तो इस टाइप का आपको एक रिलेवेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। हाँ जैसे कि पॉलिटिकल साइंस वाले होते हैं, उनके पास लैंग्वेज इतनी अच्छी होती है कि इतने कठिन वर्ड लिखते हैं समझ में नहीं आता, एक लाइन में पूरा एक ही वर्ड लिखते हैं, क्योंकि उनके लैंग्वेज इतनी बड़ी होती है। आप पॉलिटिकल साइंस लेंगे तो आप देखेंगे उनकी थ्योरी, उनके लैंग्वेज अपने आप को बहुत ज़्यादा इंग्लिश वाले समझते हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो लोग रहते हैं तो उनकी लैंग्वेज बहुत खतरनाक रहती है। तो उस टाइप का आप लोगों को एकदम फैंसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है अपने ऐसे में, जनरल होना चाहिए। इट शुड बी नोन टू एवरी पीपल, कि कोई भी पढ़े तो समझ पाए कि क्या है, ठीक है। आपको किसी भी ऐसे में विद्वान नहीं बनना है, क्लियर। तो उसी के लिए बोल रहा है यूजिंग बॉम्बास्टिंग लैंग्वेज, क्या बोल रहा है? स्पष्टता के बजाय, ये क्या है तीसरा पॉइंट, कौन सा? चौथा है ना, अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा का प्रयोग, ठीक है, नहीं करना है ओवर क्लैरिटी। पुअर टाइम मैनेजमेंट बिटवीन ऐसे, आपको टाइम मैनेज पूरा करके चलना है। यदि आपको लग रहा है आपका एक ऐसे में 2 घंटा चला गया तो पैनिक नहीं करना है आपको। 1 घंटा इनफ होता है 1000-1200 वर्ड लिखने में, पैनिक नहीं करना है अगर पहला ऐसे आपका ज़्यादा समय चला गया तो। क्यों? दूसरा ऐसे में आपके पास रिदम रहेगा, आप जो पहले ऐसे से रिदम ला रहे हैं वो दूसरा ऐसे में आपको मिलेगा, और जितनी आपकी थिंकिंग पहले ऐसे में लगी दूसरे ऐसे में आपकी उतनी थिंकिंग नहीं लगेगी। तो बी प्रैक्टिकल, आप लोगों को उतना ज़्यादा भी वो नहीं, कभी कभी टाइम लिमिट ऊपर नीचे होता है, कर रहे हो तो। और दूसरी चीज़, इसलिए तो प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, आप लोग प्रैक्टिस करोगे, इसलिए प्रैक्टिस करोगे कि 1 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या टाइम लेन में इसे कंप्लीट हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, राइट। जैसे आप लोगों को मैंने बोला है
मेरे को बबलिंग करने में प्रीलिम्स में 10 मिनट लगता है, तो मैं एग्जैक्ट 10 मिनट लेके नहीं चलूंगा कि 1 घंटे 50 मिनट में अपना पेपर कंप्लीट करूंगा, 10 मिनट ये 5 मिनट में ऊपर छोड़ के चलूंगा, 1:45 तक मैं अपना पेपर कंप्लीट करूंगा, 15 मिनट में लेके चलूंगा बबलिंग का, 5 मिनट ऊपर नीचे का लेके चलूंगा मैं। तो आप लोगों को अपना पता होना चाहिए कि आप लोगों को बबलिंग में कितना टाइम लग रहा है। आप कोई भी प्रीलिम्स का टेस्ट दीजिए, एक बार कोई भी आंसर को बबल मत कीजिए और एक बार आखिरी बबल कीजिए और देखिए आपको कितना समय लगता है, उसके हिसाब से जज कीजिए। सबका अपना अपना टाइम लिमिट होता है, ठीक है। अभी आपका पहला ऐसे है यूपीएससी का, सत्य कोई रंग नहीं जानता है, ट्रूथ हैज नो कलर, ठीक है। द स्टेटमेंट ट्रूथ नोज कलर रिमाइंड दैट ट्रूथ इज नॉट ओन्ड बाय एनी कैंप, ठीक है। ट्रूथ को कोई ओन नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। इट स्टैंड्स ऑन फैक्ट, रीजन एंड एथिकल करेज, ठीक है। अभी आप एक एग्जांपल देंगे, इन पब्लिक लाइफ, साइंस, लॉ, डिप्लोमेसी, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, कलर ब्लाइंडनेस ऑफ ट्रूथ इट नॉट जस्ट फिलॉसफी, इट्स अ वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। इफ वी फॉरगेट इट पॉलिसीज फेल, इंस्टीट्यूशन वीकन एंड सोशल ट्रस्ट इरोड्स। मतलब हम लोग को पता है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है ये ट्रूथ है, इट्स नॉट जस्ट अ फिलॉसफी। अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो इंस्टीट्यूशन भी वीक हो सकता है और हमारा जो मैकेनिज्म है, वर्किंग मैकेनिज्म है, वो भी ढंग से नहीं चलेगा। तो इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमको फैक्ट है और उसको हमको एक्सेप्ट करना है, राइट। अभी आप आगे देखेंगे, फर्स्ट साइंस शोज व्हाई ट्रूथ कैन नॉट बी कलर्ड। सबसे पहले देखेंगे साइंस ने ये दिखा रहे हैं कि ट्रूथ को हम कलर क्यों नहीं कर सकते। रॉकेट जो चलता है वो कोई स्लोगन के बेस पे नहीं चलता, रॉकेट जो चलता है कोई स्लोगन के बेस पे नहीं चलता। रॉकेट को बार बार टेस्ट किया जाता है उसकी ट्रैजेक्टरी के अकॉर्डिंग में, और जो भी साइंटिफिक मैकेनिज्म लगा है उसको बार बार ऑब्जर्व करके टेस्ट किया जाता है बाय यूनिवर्सल लॉ, टेलीमेट्री एंड सोबर पीयर रिव्यू, ठीक है। जहां पे ना कोई पार्टी आती है और ना पे जहां पे कोई नेशन आता है, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। तो आप इस टाइप का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मैंने गांधी जी का एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में अपने, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है साइंस से, क्लाइमेट साइंस से एग्जाम्पल है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर श्रिंक हो रहा है, हीट वेव्स और या फिर आपका बाढ़ जो है ये रियलिटी से मेजर किया जाता है, ये रियलिटी से मेजर किया जाता है। ये ऐसे मेजर नहीं किया जाता कि इंडिया में है तो ज़्यादा बाढ़ आएगी, अफ्रीका में है तो कम बाढ़ आएगी, वो रियलिटी है। दैट इज ट्रूथ मीन्स ट्रूथ, यू कैन नॉट चेंज इट, राइट। तो ट्रूथ मीन्स ट्रूथ, it's a objective, it's a ethical, it's a reflectivity of the universal law, you cannot change it, ठीक है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ट्रूथ है इज अबव कलर, ट्रूथ इज अबव कलर। द रूल ऑफ लॉ मीन्स फैक्ट मस्ट डिफीट फेवर, मतलब फेवर है उसको भी डिफीट करेगा क्या, फैक्ट। मतलब फैक्ट में ज्यादा पावर है, मतलब जो फैक्ट होता है उसमें ज्यादा पावर है। फैक्ट मतलब क्या, फैक्ट इज ट्रूथ, फैक्ट इज ट्रूथ। भाई ट्रूथ है तभी तो फैक्ट है ना, फैक्ट है तभी ट्रूथ है वो। भाई ये पेन है, ये पेन है, दैट इज ट्रूथ, दैट इज फैक्ट, राइट। तो आप देखेंगे जो ट्रूथ होता है इट्स अ फैक्ट, इट डिफीट फेवर, इट डिफीट फेवर। कोई भी फेवर होगा उसको डिफीट करेगा, भले ही आज नहीं करेगा, कल करेगा, कल नहीं करेगा, 10 दिन बाद करेगा, महीने भर बाद करेगा, साल भर बाद करेगा, लेकिन करेगा, ठीक है। दूसरा जैसे देखेंगे, अगर मान लो कोई आपका जुडिशियल बॉडी है, कोई आपकी जुडिशियली बॉडी है, न्यायपालिका है, अगर वो किसी को फेवर करती है, अगर वो किसी को फेवर करती है तो आपकी बहुत सारी ऐसी बॉडी है जो उस फेवर को पुल आउट कर सकती है। जैसे कि आपका इलेक्शन कमीशन हो गया आपका, और भी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी है, जैसे आपका आरटीआई हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया आपका। आरटीआई से आप गवर्नमेंट के सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आपको लगा है कि अगर सीजीपीएससी में धांधली हुई है एग्जाम में, तो आप जुडिशियल, अगर जुडिशियल भी आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप आरटीआई के रूप से उसको पुल अप कर सकते हैं, आरटीआई से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आ रही है आपको बात समझ में, ठीक है। अभी आप देखेंगे इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आपका जो एयर क्वालिटी इंडाइसेस है, रिवर की हेल्थ रिपोर्ट है, टाइगर सेंसस है, हाउस होल्ड का सर्वे है, ये क्या है, दे आर मिरर्स, मतलब दे आर एक्चुअल ट्रूथ। दे आर मिरर्स मतलब भाई एयर क्वालिटी क्या है, एयर क्वालिटी क्या है, देश में टाइगर के सेंसेस कितने हैं, देश में टाइगर की जनगणना में कितने टाइगर बचे हुए हैं, वो एक ट्रूथ है, इसका कोई कलर नहीं है, ठीक है।
कोई कलर नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो अभी आप लोग क्या दे रहे हैं, अभी आप लोग बॉडी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसकी बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम्पल के दौरान समझा रहे हैं, जैसे कि देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, अर्ली वार्निंग फ्रॉम एजेंसी सेव्स लाइक। अगर आप कोई भी आपको लगता है कि आपदा आने वाली है तो आप उसकी अर्ली वार्निंग, जैसे उत्तराखंड में अगर बाढ़ आने वाली है तो अर्ली वार्निंग मिल जाती है अगर टेलीमेट्री से, तो हम क्या करेंगे, वहाँ के लोगों को जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट कर पाएंगे। क्यों? इट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एंड रैशनल डिसीजन विच इज ट्रूथ। ये होगा मतलब होने वाला है, मतलब होने वाला है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग अप्रोच ले सकते हैं, ना कि हम किसी मंत्रियों के कॉल का जवाब करेंगे, मंत्री बोलेगा तो हम लोग वहां से हटाएंगे, नहीं तो नहीं हटाएंगे। क्यों भाई? साइंटिफिक अप्रोच है, वो बोल रहा है कि आपकी रिपोर्ट बोल रही है कि एयर क्वालिटी इंडाइसेस सही नहीं है, हेल्थ रिपोर्ट सही नहीं है, फ्लड आने वाला है, तो आप इवैक्यूएट करो। उसमें किसी मंत्री के उसकी जरूरत नहीं है, किसी देश के नेता के उसके राइट मतलब अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, जो करना है वो करना है। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, सिंपल है। ट्रूथ का कोई कलर नहीं होता। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, देखो लिखा है ना, विदाउट वेटिंग फॉर पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन, बिना पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन के वेटिंग के, है ना। इन वेलफेयर डिलीवरी वेरीफाइड बेनिफिशियरी डेटा बेस एंड सोशल ऑडिट प्रोटेक्ट स्कार्स फ्रॉम लीकेज। हाँ, ये वाला पॉइंट भी कि अगर आपका जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस में अगर लीकेज हो रहा है, जैसे मान लीजिए एफसीआई का गोडाउन है, उसमें चावल और दाल के लीकेज हो रहे हैं, तो बहुत सारे एनजीओ हैं जो कि सोशल ऑडिट में वर्क कर रहे हैं, तो उस सोशल ऑडिट से वो निकलवा सकते हैं कि कितना लीकेज हो रहा है, राइट। तो इस टाइप का आप एग्जांपल लिख सकते हैं। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, जो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होती है ये एंटी पॉलिटिक्स नहीं होती है। कई लोग बोलेंगे कि पास्ट डेटा बताता है कि कांग्रेस हमेशा जीतती हुई आई है, कांग्रेस हमेशा जीतती हुई आई है, तो इस बार फिर से कांग्रेस जीतेगी। पास्ट डेटा सही है, पास्ट डेटा है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन वो फ्यूचर में भी जीतेगी इसका हमको कोई भरोसा नहीं है, राइट। तो इट्स इज नॉट एंटी पॉलिटिक्स, इट्स अ गुड पॉलिटिक्स बिकॉज इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट दैट सिटीजन कैन फील, जिसे सिटीजन कैन अपने उसमें अज्यूम करके सिटीजन एक वो डिसीजन ले सकते हैं, रैशनल डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। फोर्थ, द पोस्ट ट्रूथ मूवमेंट डिमांड्स न्यू डिफेंसेस। ठीक है, अगर ट्रूथ होगा तो उसके लिए डिफेंसेस भी होंगे, जैसे कि आपका डीप फेक भी होगा ट्रूथ का, ट्रॉल आर्मी होगी, माइक्रो टारगेटेड एड्स होंगे। आप देखेंगे कई एड्स ऐसे होते हैं जो ट्रूथ को टारगेट करते हैं, जो सही होता है उसको टारगेट करते हैं, माइक्रो टारगेटेड एड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये आपका फॉल्सहुड मतलब नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, ये नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, और नेगेटिविटी क्रिएट होगी तो उससे जो कलर्स है, कलर्स मतलब लेयर चढ़ते जाएंगे, लेयर चढ़ते जाएंगे। मान लो मैं बोला कि हिमांशी टॉपर है मेंस की टेस्ट की, फिर निधि बोली हिमांशी मेंस की टॉपर है, वो बहुत अच्छा पढ़ती है, फिर अनुराग बोला हिमांशी मेंस की टॉपर भी है और हिमांशी बहुत अच्छा पढ़ती भी है और दिन के 8-9 घंटे पढ़ती है। तो तुम लोग एक एक लेयर लगाते जा रहे हो, एक एक लेयर लगाते जा रहे हो, और फाइनल जो रिजल्ट होगा उसमें बहुत सारे लेयर बन के जुड़ेंगे। एक्चुअल ट्रूथ था उसके लेयर पे लेयर करके वो क्या पता वो कलर चढ़ते जा रहे हैं उसमें। आ रहा है आप लोगों को बात समझ में? उस पर लेयर्स ऑफ कलर चढ़ते जा रहे हैं, तो डेट इज विच मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है वो। Yet technology can also be the part of your public data portals, open source intelligence, independent fact checking and transparency in algorithm can build a share factual ground। ठीक है, ठीक है। और जो ट्रूथ होता है हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, ट्रूथ होता है हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट जो होता है वो सेम होता है। आप समझ रहे हो? एक जो ट्रूथ है वो किसी फार्मर के लिए, देखिए ये वाला लास्ट वाला पॉइंट देखिए, आप लोगों को दिख रहा है? इसमें काम नहीं करता क्या? बोला कौन सा? ये वाला, ये वाला ओके ओके ओके, गॉट इट, थैंक्स यार। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखेंगे आप लोग। अ फार्मर, एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एन एनवायरमेंटलिस्ट में ऑल सी द सेम प्रोजेक्ट डिफरेंटली। मतलब सब अपने अपने रूप से एक अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे।
बट मल्टीपल परस्पेक्टिव डू नॉट कैंसल एम्पेरिकल फैक्ट। पर्सपेक्टिव अपना अपना है, लेकिन जो एम्पेरिकल फैक्ट है उसको आप बदल नहीं सकते, वो तो फैक्ट ही है, उसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, टेम्परेचर जैसे ट्रेंड्स हो गया, पानी रेनफॉल का डेटा हो गया, आपका मॉनसून का कॉस्ट बेनिफिट नंबर हो गया, और आपका डिस्प्लेसमेंट काउंट्स हो गया, ये जो डेटा है वो है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप इसमें कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। ठीक है, अब देखो हमने पूरा एग्जाम्पल लिखा, अब हम उस एग्जाम्पल को हम लोग कैसे गलत ठहराते हैं। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में बताया कि ट्रूथ के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, अब उसी एग्जाम्पल को आपको गलत ठहराना है, मतलब आपको उसकी नेगेटिव फैक्ट बताना है, डिसएडवांटेज आपको बताना है। मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया, फिर बॉडी में एग्जाम्पल्स दिए, फिर उसी को हम लोग को उसको वो कर रहे हैं, निगेट करना है, डिस्टॉर्ट करना है, राइट। ठीक है, हर व्यक्ति सत्य को अपनी परवरिश, विचारधारा या स्वार्थ के लेंस से देखता है। इंडिविजुअल ईच पर्सन सीज ट्रूथ थ्रू द लेंस ऑफ देयर अपब्रिंगिंग, आइडियोलॉजी और सेल्फ इंटरेस्ट। ट्रूथ तो होता ही है, लेकिन हर व्यक्ति अपने हिसाब से वो ट्रूथ को देखता है। आप बात समझ कर रहे हैं, और जो भी अपने हिसाब से देखता है वो कहीं ना कहीं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के भाव से देखता है, सेल्फ इंटरेस्ट के भाव से देखता है। और जहां पे सेल्फ इंटरेस्ट आ गया, वहां पे आप एक्चुअल ट्रूथ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिविएट करोगे। आप समझ रहे बात को, सेल्फ इंटरेस्ट जहां पे आ गया, वहां पे कहीं ना कहीं आपका मोटिव थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट और अपने प्रॉफिट की तरफ इंक्लाइन करेगा, रादर देन एम्पेरिकल ट्रूथ। उसी की बात कर रहा है। ठीक है, आपको बायसेस भी होंगे, पृष्ठीकरण पूर्वाग्रह भी प्रबल होता है। कंफर्मेशन बायसेस ऑल्सो प्रिवेल्स, मतलब ट्रूथ है तो उसके बहुत सारे बायसेस भी होंगे। बायसेस मतलब बहुत लोग उसको निगेट करने वाले भी होंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो मेरे लिए सही है, क्या पता वो इसके लिए सही नहीं हो, पिंकी के लिए, तो पिंकी क्या करेगी, उसको निगेट करेगी। एग्जाम्पल है, बायसेस होंगे। आ रही है आप लोगों को बात समझ में? तीसरा, जैसे देखेंगे, हाँ, जो तानाशाही हो गया, आपका सत्तावादी शासन हो गए, वो अपने हिसाब से ट्रूथ को मैनिपुलेट करेंगे। मान लीजिए चीन ने पाकिस्तान की मदद की भाई, किसी उसमें परमाणु में हथियार पहुंचाने में। अब वो संयुक्त राज्य में उसकी बात चल रही है, तो चीन अपने आप को क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है कि हमने पाकिस्तान की मदद नहीं की, वो तो हमारे ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट था, हमारे डिफेंस एग्रीमेंट का हिस्सा था, हमारा जो इंटेंशन था वो भारत को क्षति पहुंचाना नहीं था। ऐसे करके वो अपने आप क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट एक्चुअल उसका इंटेंशन क्या था वो तो वही जानता। मैनिपुलेशन जिसको बोलते हैं, तो मैनिपुलेशन हो सकता है ट्रूथ का, बिल्कुल ट्रूथ का मैनिपुलेशन इज पॉसिबल, है ना। ठीक है, मीडिया को तो आपको पता है, जो भी फैक्ट होता है उसको कैसे कैसे करके बताते हैं उन लोग। मीडिया का तो आपको पता है, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं। कांग्रेस के लिए अगर एंटी होगी तो कांग्रेस के लिए एकदम नेगेटिव न्यूज़ फैलाएगी, बीजेपी एंटी होगी तो बीजेपी के लिए एकदम नेगेटिव न्यूज़ फैलाएगी। अभी मोदी जी हमारे चीन में हैं, चीन के दौरे में हैं, तो वो कुछ ऐसा पॉइंट नोटिस कर लेंगे कि वो उसको नेगेटिव फैलाएंगे। बोलेंगे मोदी जी को रशियन प्रेसिडेंट के साथ देखा गया, व्लादिमीर पुतिन के साथ, लेकिन जी जिनपिंग के साथ नहीं देखा गया। क्यों? क्या चाइना और भारत की तरार तेज होने वाली है? सिंपल। ये सब न्यूज़ गोदी मीडिया में चलाएंगे आपकी, है ना। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो ट्रूथ है भाई, है कि नहीं? ठीक है। इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेशन समटाइम डिस्टॉर्ट द ट्रूथ फॉर प्रॉफिट, वो तो बिल्कुल सही है। अपने निगम कभी कभी लाभ के लिए सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, बिल्कुल सही है। एडवर्टाइजमेंट सेल इल्यूजन इंस्टीड ऑफ फैक्ट, विज्ञापन तथ्यों के बजाय भ्रम बेचते हैं, वो भी सही है। जैसे कि आपका शाहरुख खान, अजय देवगन को देख लो, विमल खाओगे तो मुंह पूरा केसर का हो जाएगा। इज इट? 10 रुपये 15 रुपये में पूरा केसर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। और जो ये जो परफ्यूम बेचते हैं, फिर स्किन केयर बेचते हैं, वो खुद भी लगाते हैं क्या? इज दैट फैक्ट? नहीं लगाते हैं। तो वो एडवर्टीजमेंट में कुछ भी बेच रहे हैं इन द नेम ऑफ एडवर्टीजमेंट, राइट। ठीक है, कंक्लूजन देख लेंगे आप लोग। कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं? कलर विल ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है। कलर विल ऑलवेज एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि कलर एक आइडेंटिटी देता है, एक एनर्जी देता है, एक बिलोंगिंग देता है। क्यों? अगर भाई कलर नहीं रहेगा, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो मैं बात ही नहीं करूँगा। अगर मेरा सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आप लोगों का भाई यूपीएससी पढ़ने का एक इंटरेस्ट है,
टू बी एन IAS ऑफिसर। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। कोई बोला है मैं यूपीएससी पढ़ना चाहता हूँ नॉलेज गेन करने के लिए, कि मैं ज्ञाता बन जाऊँगा पूरे विश्व का, भारत का, मुझे सबकी नॉलेज हो जाएगी, अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस, आपकी ज्योग्राफी, भूगोल, सबकी मेरे को इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। कोई ऐसा बोला है क्या? नहीं बोला है ना। क्यों भाई? यूपीएससी करना है तुमको, IAS बनना है, एक सेल्फ इंटरेस्ट है आपका कहीं ना कहीं। आ रही बात समझ? तो वही बोल रहा है, कलर जो रहता है इट गिव आइडेंटिटी, एनर्जी एंड बिलोंगिंग। ठीक है, मक्खी वक्खी आ रहा है कि हट क्यों नहीं रही है? ठीक है। बट व्हेन कलर्स ट्राई टू रिपेंट फैक्ट, मतलब जब कलर फैक्ट को चेंज करने की कोशिश करता है तो सोसाइटी ड्रिफ्ट इनटू इल्यूजन। सोसाइटी जो रहती है वो इल्यूजन में चला जाती है, इल्यूजन में चले जाती है। जैसे कि हमारे वो नेता हैं, बोलते हैं हम आने के बाद में रोड बनाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र सेवा वो करेंगे, पॉलिटिक्स में आने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, बट आने के बाद एक्चुअली वो इल्यूजन रहता है। क्या वो एक्चुअल में पावर में आने के बाद उतना काम करते, डेवलपमेंट पे नहीं करते? तो वो एक इल्यूजन है कि आप ट्रूथ में रिपेंट कर रहे हैं, दैट इज अ इल्यूजन। ठीक है। और क्या होता है? द मार्केट पनिशेस बैड नंबर, द कोर्ट पनिशेस बैड एफिडेविट एंड नेचर पनिशेस बैड साइंस। अगर आप साइंस के साथ खेलोगे, अगर साइंस के ट्रूथ के साथ खेलोगे तो साइंस आपके साथ खेलेगा। जैसे उत्तराखंड में आपका वो हो गया, फ्लड आया अभी, है ना, केरला में डिजास्टर आया था जो अभी, इस टाइप का अगर आप करेंगे तो साइंस भी आपके साथ खेलेगा, राइट। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसमें कोई भी कलर्ड नैरेटिव नहीं है, कोई भी कलर्ड नेगेटिव नहीं है, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। दे रिक्वायर अ कॉमन ग्राउंड ऑफ ट्रूथ, ये एक कॉमन ग्राउंड है ट्रूथ का। ट्रूथ नोज नो कलर इज देयर फॉर नॉट अ स्लोगन फॉर अ पोस्टर, इट इज अ वर्किंग रूल फॉर अ रिपब्लिक। मतलब एक रिपब्लिक को, एक रिपब्लिक गवर्नमेंट को काम करने का एक वर्किंग रूल है, इज अ ट्रूथ, इट इज नॉट अ स्लोगन, राइट। ठीक है। इफ वी एंकर अवर चॉइसेस टू व्हाट इज वेरीफाइबल एंड फेयर वी विल आर्ग्यू बेटर, गवर्न बेटर एंड लिव बेटर। बिल्कुल सही है। अगर कोई भी ऐसा वो है जो वेरीफाइबल है और फेयर है तो वी विल आर्ग्यू फॉर बेटर, गवर्न बेटर एंड लिव बेटर। दैट इज डेमोक्रेसी, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एवरीथिंग विल बी गुड। ठीक है। दैट इज हाउ सत्यमेव जयते बिकम्स नॉट जस्ट अ मोटो ऑन पेपर बट अ हैबिट ऑफ अ नेशन। ठीक है। इस विचार की पुष्टि करें कि सत्य सर्वोच्च है और कोई रंग नहीं जानता। तीन चीजें लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य, बुद्ध द्वारा बोला गया है। आप एक सही ओर्डिनेंट से उसको कंक्लूड कर सकते हैं किसी कोर्ट के लिए। अगर आपको कोर्ट याद नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई अच्छा एक रैशनल पॉइंट लेके आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज हाउ योर एसे लुक्स लाइक। एनी क्वेश्चन? बताइए, कोई क्वेश्चन? आप लोगों को बेसिकली एक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना, कि ऐसे में मतलब हम लोग किस वे से जा सकते हैं, कैसे करना है, और ये आप लोग समझ तो जाएंगे, लेकिन जब तक आप अपने लिखेंगे नहीं ना तब तक नहीं आएगा वो। और अभी ऐसे लिखने का सही समय नहीं है, आप लोग 2-3 महीने और दीजिए अपने आप को, और उसके बाद में ऐसे लीजिए। अच्छा, ऑप्शनल क्या हुआ तुम लोग का? चूज़ किया ऑप्शनल अपना अपना, वर्किंग कर रहे हो ऑप्शनल पे। अगर 2026 में देना है तो ऑप्शनल पे वर्किंग आप लोगों की होनी चाहिए। आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है निधि? फाइनल है, सोच लियो। हाँ, मतलब मैं मिश्रा सर से बात कर लेना, आलम सर से बात कर लेना, बट ना एक्चुअल में ना डिसीजन तुम ही लोगी। जैसे मेरे को जब मैं इकोनॉमिक्स ले रहा था बहुत लोग अपोज कर रहे थे, इकोनॉमिक्स बहुत टेक्निकल है, नहीं होगा, बट मेरा इंटरेस्ट था, मैं फिर भी उसमें गया। और इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी वो नहीं था, सपोर्टर में नहीं था, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन जनरली लोगों का नहीं पाएंगे। आप जनरली क्या पाएंगे? सोशोलॉजी, PSIR, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी मिल जाता है कॉमन, लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं मिलता बहुत लोगों का। ठीक है। तो आप अपने इंटरेस्ट पे जाइएगा। वास्ट तो सभी है, वास्ट सभी है। अगर सोशोलॉजी थोड़ा कम वास्ट है तो देने वाले लोग भी उतने हैं। आप समझो, हर एक सब्जेक्ट का अपना चैलेंज है अपना। हिस्ट्री में इंटरेस्ट, और हिस्ट्री कहीं ना कहीं आप करोगे तो आपका GS पूरा कंप्लीट हो जाएगा। GS आपका पूरा प्रीलिम्स भी कवर कर लेगा, मेंस भी पूरा कवर कर लेगा। बस थोड़ा सा वास्ट है हिस्ट्री, पढ़ना पड़ेगा अच्छा लंबा खासा।
बाकी उसके लिए क्या बोलते हैं, मणिकांत सर करके हैं एक, और एक वो है आलम सर, मेरे को बता रहे थे। आप आलम सर से एक बार बात करना, आलम सर को मैं बोल दिया हूँ सर, वो कॉल करेगी तो एक बार आलम सर से बात करना। और जो तुम बता रही थी किसका, PW ओनली है इसका, उसमें कौन पढ़ा रहा है? एक तुम उसका भी देख सकती हो, द स्टडी IAS का है ना, द स्टडी IAS नहीं है, वो है क्या नाम, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है, मनोज कुमार सर करके हैं, मनोज कुमार सर करके हैं, वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम में है। नहीं तो आप अगर देखोगे ना, सबसे बेस्ट दृष्टि और विजन में अगर कोई हिंदी का मिल रहा है ना, हिंदी मीडियम में आपको, उसका हिस्ट्री का पकड़ लो बिना सोचे। आ रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं? विजन और दृष्टि क्या है, बड़ा इंस्टीट्यूट है अपने आप में, तो वो अगर एक बार किसी कोर्स को छुएंगे तो उन लोग कंप्लीट करे बिना आपको छोड़ेंगे नहीं, सबसे पहली बात तो ये है। और वो कोई भी फैकल्टी अगर ला रहे हैं हिस्ट्री ऐसे मेन कोर्स सब्जेक्ट की, तो फैकल्टी अच्छी ही होगी। दृष्टि की काफ़ी अच्छी है, मणिकांत सर पढ़ाते हैं दृष्टि में हिंदी मीडियम से, अच्छा उनका काफ़ी अच्छा है। अगर इंग्लिश मीडियम बोलते तो एक IAS हब करके है, उनका वो काफ़ी अच्छा है। बलियन सुनियो तुम नाम, बलियन सब उनसे ही करते हैं, संजीव कुछ नहीं कुछ क्या तो बलियन है, सरनेम उनका बलियन इंस्टीट्यूट नाम से। इंग्लिश मीडियम वाले हिस्ट्री के लिए सब उनके पास जाते हैं, और हिंदी मीडियम का मणिकांत सर सजेस्ट कर रहे हैं सब लोग, दृष्टि IAS वाले, तो उसका आप तुम देख सकते हो। 3-4 यूट्यूब वीडियो देखना, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके बाद ही डिसाइड करना है ना, ठीक है। दूसरा ऐसे में चले, दूसरे ऐसे में चलते हैं, ठीक है। बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। जैसे कि जब इसमें यूरोप में रशियन आर्मी ने जर्मनी को पूरे साइड से घेर लिया था, जब रशिया ने जर्मनी को पूरे साइड से घेर लिया था वर्ल्ड वॉर में, तब उनके पास ऑप्शन नहीं था। अगर वो जाते तो युद्ध करे तो रशियन आर्मी से जीत नहीं पाते, तो उनके पास क्या था, उनको सर्वाइवल चाहिए था। उनको क्या चाहिए था? सर्वाइवल चाहिए था। तो वो क्या कर रहे थे, डेली खाना दाने पीने मतलब खाने पीने का सामान वाया फ्लाइट मंगवा रहे थे, और वो वैसा पूरे साल भर किए हैं। साल भर उनके दाना पानी खाने का सामान सिर्फ वाया एयरप्लेन आया है, ठीक है। और 1 साल के बाद रशियन आर्मी खुद ही क्या किया, धीरे धीरे डी बॉर्डर कर लिए, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी शांत हो चुकी थी। अगर वो उस समय ही एस्केलेट करते जर्मनी वाले भी रशिया वाले, तो क्या एक वॉर पैदा हो सकती थी, दोनों देशों में एक वॉर उत्पन्न हो जाता। लेकिन उन्होंने उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ किया, और उन्होंने अपना एक इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए उसको बहुत ही ईजी वे में लिया था। तो उसी से संदर्भित आप उस ऐसा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आपका बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है, ठीक है। कई लोग लड़के बोलते हैं ना, मैं इसका जवाब अभी तुरंत दूंगा, कई लोग बोलते हैं मैं समय आने पे दूंगा। तो दोनों में डिफरेंस है भाई। अगर युद्ध ही करना है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वॉर इज नॉट एन आंसर, वॉर इज नॉट एन आंसर, डिप्लोमेसी इज एन आंसर। डिप्लोमेसी, ब्यूरोक्रेसी इज एन आंसर, बट डिप्लोमेसी एंड ब्यूरोक्रेसी इज नॉट ऑलवेज एन आंसर। डिप्लोमेसी और ब्यूरोक्रेसी ही आंसर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार यही आंसर हो सकता है। कई के बार वॉर करना भी ज़्यादा उचित है एज कंपेयर टू ब्यूरोक्रेसी। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशनल वाइज, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा स्टेप अपनाएंगे जहाँ पे ना तो क्लाइमेट में ज़्यादा इफेक्ट हो, ना हो, ज़्यादा लोगों को हानि नहीं पहुँचे, ठीक है, जेनोसाइड ना हो, है ना, समझ रहे हो आप बात को। तो वो उस अप्रोच पे हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। ये जो आपका ये जो कोट है ना, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज सबड्यू द इकोनॉमी विदाउट फाइटिंग, ये आपका 5th BCE में एक वो थे चीन के एक एनालाइजर थे जिनका नाम था आपका सन त्सू। हाँ, कहाँ है, लिखा हुआ कहीं पे, दिख नहीं रहा मेरे, फर्स्ट लाइन में लिखा, ओके, अच्छा ये, हाँ सन त्सू, ठीक है। आर्ट ऑफ वॉर इनकी जो ट्रिटी थी उसमें उन्होंने ये लिखा था, तो ये उसमें से आया है। लेकिन इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपको उसको पता होना चाहिए कि किसने लिखा है। भाई सिंपल सा मीनिंग है ना इसमें, कि बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। तो आप इसमें जो हमारे नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
जो उन्होंने मिडिल पाथ चुना था, मिक्स्ड इकोनॉमी का जो उन्होंने पार्ट चुना था, मिश्रित इकोनॉमी का, आप लोग उसकी बात ले सकते हैं। ना तो हम लोग रशिया को चुना, ना तो हम लोग अमेरिका को चुना, हम लोगों ने मिडिल पाथ चुना, मिडिल पाथ चुना, दोनों का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी, सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी। तो आपको ये एग्जाम्पल ले सकते हो। आप लोग स्टार्टिंग करना है आपको, तो आप कोई भी इंसिडेंट से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिया था इसका, वेस्ट बर्लिन जर्मनी का, जर्मनी जो बॉर्डर था, ठीक है। आप लोग कोई भी, आप लोग एक एग्जाम्पल और ले सकते हो। जब इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था 1965 में, तो इंडस वाटर ट्रीटी को लेके बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, वो जो सिचुएशन थी गहमी हो चुकी थी कि अब इस पे जो पानी है ये पानी पे कैसे क्या सुलह किया जाए, या तो फुल एस्केलेट वॉर हो जाता इंडिया पाकिस्तान के बीच में। लेकिन उसको मीडिएट किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था। जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें मीडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक मीडिएटर था। तो वर्ल्ड बैंक मीडिएटर था, उसने ये बताया कि हम क्यों ना ऐसा कर लें कि कुछ पानी का हिस्सा पाकिस्तान को मिल जाए और कुछ हिस्सा भारत को मिल जाए, जिससे एक मध्यस्थ वो मिल जाए। तो वो हम लोगों ने किया, जिसकी वजह से एक वॉर जो था, जो एस्केलेट हो रहा था, वो क्या हो गया? रुक गया, और सिचुएशन भी हो गई। और इंडस वाटर ट्रीटी कितनी सक्सेसफुल ट्रीटी है, आज भी चल रही है, बस उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस होते हैं, बट ट्रीटी तो आज भी सक्सेसफुल है। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं? कोई भी एग्जाम्पल अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। हाँ, बट दैट शुड बी हिस्टोरिकल, जो सबको पता हो। ऐसा नहीं ले सकते मेरे गांव में एक लड़का रहता था, इस टाइप का एग्जाम्पल नहीं लेना है आपको, है ना, कि मेरा एक दोस्त था, लड़ाई हो गई थी तो लड़ाई नहीं किया, इस टाइप का एग्जाम्पल नहीं देना है आप लोगों को। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हाँ, गांधी जी तो सबसे बेस्ट है। हाँ, सबसे बेस्ट है, बोल सकते हो कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह का मार्ग चुना, जो मास मोबिलाइजेशन का मार्ग चुना था, वो काफ़ी अच्छा मार्ग था। उसका एग्जाम्पल भी तो बेस्ट एग्जाम्पल है। गांधी जी तो हर एथिकल उसमें चीज़ में आते हैं, हर चीज़ है उसमें। प्रिंसिपल की बात करेंगे तो गांधी जी है, इक्वलिटी की बात करेंगे तो गांधी जी है, जस्टिस की बात करेंगे तो गांधी जी है, सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, सब में तो गांधी जी है। तो गांधी जी की बात करोगे आप लोग गांधी जी का वो पढ़ोगे, तलिस्मान पढ़ोगे आप लोग। गांधी जी का जो आपका वो जो उनकी वो है 21 उनकी चीज़ें हैं तलिस्मान में उनकी दी गई कि गांधी जी के कौन कौन से पाथ हैं, तो उसमें आप एथिक्स में पढ़ोगे उसको आप, है ना, ठीक है। ऑफर्स अ मोर प्रोफाउंड एंड एनलाइटेंड, ठीक है। ये आपका टॉपिक है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, ठीक है। दिस मैक्सिम एलिवेट्स स्ट्रेटेजी फ्रॉम मियर बैटलफील्ड टैक्टिक्स टू अ सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। ये सिर्फ आपकी बैटलफील्ड टैक्टिक्स नहीं है, ये आपका इंटेलेक्ट बताता है, ये आपकी डिप्लोमेसी बताती है, और साथ ही साथ आपकी साइकोलॉजिकली मास्टरी बताती है। मतलब आप लोग आवेग में आके कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिए जो कल सुबह उठ के आप जिसमें रिग्रेट करें। बोलते हैं ना, कई बार बोलते हैं ना, जो ही कोई डिसीजन ले रहे हैं आराम से सोच समझ के आराम से सुबह उठ के लीजिएगा। रात को अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं है तो आप सुबह उठ के डिसीजन लीजिएगा। जैसे कि उड़ान में बहुत कुछ होता है रात को, तो वहाँ पे हमको सर लोगों को बोला जाता है कि सर डिसीजन लेते हैं मॉर्निंग में, अभी नहीं लेते हैं। आप समझ रहे बात को? क्योंकि रातों रात कौन फायर हो जाता है पता नहीं चलता। फेमस है इस चीज़ के लिए उड़ान, रातों रात कौन सा स्टाफ वर्कर फायर हो जा रहा है किसी को नहीं पता चलता। अगले दिन सुबह रात को मैसेज आता है कि दिस वर्कर हैज़ बीन फायर्ड बाय उड़ान। मॉर्निंग में सबको मिलते हैं, अरे ये क्या हो गया। तो इस टाइप का कि दिस इज नॉट अ रैशनल डिसीजन। रैशनल डिसीजन आप मॉर्निंग में उठेंगे, आप प्रॉपर आराम से अपने रैशनल माइंड में आप डिसीजन लेंगे, उसी की बात कर रहा है साइकोलॉजिकली मास्टर। इट पॉजिट दैट द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज नॉट टू क्रश योर अपोनेंट। हाँ, असली जीत अपने अपोनेंट को क्रश करने में नहीं है। असली जीत जो है अपने अपोनेंट को क्रश करने में नहीं है इन अ ब्लडी कन्फ्रंटेशन, ठीक है, बट टू अचीव योर ऑब्जेक्टिवली स्किलफुली, कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे स्किलफुली अचीव करते हैं, दैट इज योर रियल विन, ठीक है। मान लीजिए आपका किसी के साथ मैच हुआ बैडमिंटन का, आप हार गए, तो आप लोग सोचेंगे यार मैं हार गया, लेकिन आप लोग ये नहीं देख रहे हैं कि वो आपसे कितने ज़्यादा स्किल्ड है। भाई वो कोचिंग कर रहा है पुलेला गोपीचंद हैदराबाद में, आप कोचिंग कर रहे हो रायपुर में, वो कर रहा है 10 साल से, आप कर रहे हो 2 साल में। हाउ कैन यू डिफीट हिम? सिंपल, आप कैसे उसको हरा सकते हैं? उसका स्किल सेट देखो, अपना स्किल सेट देखो, यू कैन नॉट बीट, राइट। बट आप साइकोलॉजिकली वॉरफेयर से डिफीट कर सकते हो, साइकोलॉजिकली वॉरफेयर से डिफीट कर सकते हो।
जैसे कि आप लोग देखेंगे इंडिया और उसका मैच था। आप लोग क्रिकेट का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं ना, क्रिकेट का एग्जाम्पल भी आप लोग ले सकते हैं। इंडिया और इंग्लैंड का मैच था, विकेट नहीं गिर रहा था, पार्टनरशिप बन गई थी, पार्टनरशिप बहुत अच्छी बन गई थी। तो ऋषभ पंत क्या किया, मैच का रिदम तोड़ने के लिए 10 मिनट के लिए घायल हो गया। एक्चुअल में उसने अपने बाद में उसने बोला, बताया कमेंट्री में कि मुझे चोट लगी नहीं थी, मैंने जानबूझ के मैच के मोमेंटम तोड़ने के लिए घायल हुआ। 10 मिनट के लिए घायल हो गया, 10 मिनट के लिए एम्पायर ड्रिंक बीच में आ गया, 10 मिनट के बाद वापस से मैच चालू हुआ। रिदम क्या हुआ बैट्समैन का, टूट गया एंड दूसरे ही ओवर में विकेट मिल गई बैट्समैन। हाँ, इंग्लैंड के साथ भी हुआ था, अभी हुआ था इंग्लैंड के साथ भी। अभी जो टेस्ट सीरीज चली थी रिसेंट जो टेस्ट सीरीज चली थी, इसमें हैरी ब्रुक्स और जो रूट का पार्टनरशिप बना था, उसमें ये फिर टैक्टिक्स अपनाया था। और ये रोहित शर्मा भी रिवील किया कि उसने ऐसा किया था, साउथ अफ्रीका के साथ भी किया था, ट्रू, उसके साथ भी किया था, बट ये अभी कॉमन हो गया। बट ऐसे टैक्टिक्स यूज करके आप सामने वाले को हर जीत वो कर सकते हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, बट अपना साइकोलॉजिकली वॉरफेयर यूज करके आप उसको डिफीट कर सकते हैं, राइट। ठीक है। द फिलॉसफी इज रूटेड इन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ट्रू कॉस्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल ठीक है, ये जो फिलॉसफी है ये आपकी ट्रू कॉस्ट ऑफ वॉर पे बिलीव करता है। मतलब अगर एक कोई युद्ध होता है तो उससे क्या कॉस्ट आता है एक्चुअल में, जान मान को हानि पहुंचती है, जोग्राफिकल कंडीशन डिटेरियोरेट होती है, ठीक है, आपको कितना ज़्यादा नुकसान होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जापान में, आज भी वहाँ की जनता इफेक्ट हो रही है। आप समझ रहे हैं, आज भी वहाँ की जनता इफेक्ट हो रही है। जो आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, आज तक जो जनरेशन है उसमें डेफिशिएंसी आ रही है। किसी को हियरिंग डिसेबिलिटी है, किसी को आई विजिबिलिटी का डिफिशिएंसी है, आज भी दिक्कत आ रही है। गवर्नमेंट उस एरिया को नो रेसिडेंस जोन भी तैयार करने के लिए वो कर रही है कि उस एरिया के आसपास अभी कोई घर नहीं लेगा। सोचिए, तो कोई भी एक वॉर हो जाता है, उसका इंपैक्ट बहुत लंबे समय तक चलता है। आ रही है बात समझ के। तो जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वॉर है, यू कैन नॉट इमेजिन, जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वॉर है वो कि यू कैन नॉट इमेजिन। अब मान के चलिए, जो 1947 में जब पार्टीशन हो रहा था, तो कितने ऐसे परिवार वाले होंगे जो इंडिया में रहना चाहते थे बट फोर्सफुली पाकिस्तान गए, माँ बाप बिछड़ गए, मर गए, सामने मारा गया। अब क्या वो भारत में रह के इक्वलिटी जस्टिस की बात करेगा? वो भी बंदूक उठाएगा, और वो जो देखा उसको रेप्लिकेट करेगा। सिंपल सा है, अगर मेरे माँ बाप के सामने कोई उनको उठा के ले जाए, उनका कत्ल सामने कर दे, तो मैं शांत नहीं बैठूंगा। एक कॉमन सी पॉइंट है, तो वो ही चीज़ रेप्लिकेट करेगा वो। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वॉर आप नहीं डिटरमाइन कर सकते, वो पूरा जनरेशन को खराब कर देता है, वो आप समझ रहे बात को। तो इसलिए तो बोला जाता है कि चाइल्ड को एक समय सही टाइम पे पढ़ाना चाहिए। जो गरीब लोग हैं पढ़ा नहीं पाते हैं, तो जो बच्चा है वो कहीं गलत कामों में पड़ जाता है, चोरी चकारी कर रहा है, नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा है, फिर उसका माइंडसेट वैसे ही बन जाता है और फिर वो आगे अपने आप को विकसित नहीं कर पाता। तभी तो गरीब ही रह जाता है एक पॉइंट तक के। और गरीब में कोई अच्छा निकल जाए तो फिर बोलते हैं ऑटो वाले का बेटा IAS बन गया। वंस इन 100 केस है, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वॉर यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। कन्फ्लिक्ट इवन फॉर द विक्टर इज अ ruinous अफेयर। इट डीपली, हाँ बिल्कुल, खजाना को भी कम कर देगा। एक्चुअल वॉर क्या करेगा? खजाना भी कम कर देगा। जो जनसंख्या है उसको भी खत्म कर देगा, और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी आपका एनिमोसिटी, मतलब एक चिड़चिड़ापन पैदा कर देगा, ठीक है। अ सिटी टेकन बाय स्टॉर्म इज अ ब्रोकन प्राइज। अगर कोई सिटी को कोई स्टॉर्म ले जाता है, ये वो है एक, मतलब ये एक फ्रेज है, अगर कोई सिटी को अगर कोई स्टॉर्म ले जाता है तो वो क्या है? एक ब्रोकन प्राइज है, ठीक है। अ नेशन कॉन्कर्ड थ्रू ब्लडशेड इज अ कॉल्ड्रम ऑफ रिसेंटमेंट, डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू गवर्न, ठीक है। अगर किसी देश में ब्लडशेड मतलब खून खराबी हो रहा है, तो वो जो नेशन है वो अच्छे से गवर्न नहीं कर पाएगा। जैसे कि रिसेंट एग्जांपल है सीरिया एग्जांपल है, इराक एग्जांपल है, जहाँ पे आए दिन खून खराबा होते रहता है। तो वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन जो है हमेशा अनस्टेबल रहती है, वहाँ पे जो राजनीतिक संतुलनता है वो क्या रहती है? अस्थायी रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, आए दिन खून खराबा चलते रहता है। आपका सीरिया हो गया, आपका इराक हो गया, है ना, ठीक है। Sun Tzu recognized that the ultimate goal of any conflict is a political one.
टू सिक्योर अ मोर फेवरेबल एंड लास्टिंग पीस। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी में लड़ाई की जगह हम लोगों ने एक पीस पे चुना, एक पीस, एक अग्रीमेंट पे आया हम लोगों ने, ठीक है। इसको हम लोग कौन से एग्रीमेंट बोलते हैं? शिमला अग्रीमेंट, ठीक है। देयरफॉर द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव पार्ट टू द गोल इज वन दैट प्रिजर्व, मतलब ऐसा होना चाहिए जो प्रिजर्व करेगा। अगर खून खराबा करेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। प्रिजर्व कहाँ हुआ? प्रिजर्व नहीं हुआ ना। अगर कोहिनूर का हीरा है, उसको भारत भी झगड़े, इंग्लैंड भी झगड़े, तो टूट जाएगा ना, वो किसी को नहीं मिलेगा, ना भारत को मिलेगा ना इंग्लैंड को मिलेगा। तो एक्चुअल में वो क्या हुआ? कोई यूज नहीं हुआ उसका। वही बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए जो फेवरेबल भी होना चाहिए और लास्टिंग पीस भी होना चाहिए, ठीक है। Therefore, the most efficient and effective part to this goal is one that preserve rather than destroys, ठीक है। What one seeks to gain. This requires a leader to be more than a warrior. लीडर जो होना चाहिए वो वॉरियर से ज्यादा अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करना चाहिए। नॉट लाइक हिटलर, जो दिमाग से ज्यादा अपने घुटने से सोच रहा है। दिमाग तो बहुत था उसमें, दिमाग तो बहुत था हिटलर में, ठीक है। इट डिमांड्स दे मे बी अ मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, अ श्रीव्ड डिप्लोमेट। श्रीव्ड डिप्लोमेट मतलब चालाक, चालाक मतलब एक होनहार बोल सकते हैं अपन, जो हर एंगल में, जैसे कि आप उनको बोला जाता है आज की डेट में अजीत डोवाल को, जो हम लोग के राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनको बोला जाता है कि चालाक डिप्लोमेट है, वो स्क्रूड डिप्लोमेट है। आप देखेंगे कभी भी मोदी जी कोई बड़ी मीटिंग में जाते हैं तो अपने साथ में एनएसए को लेके चलते हैं, अजीत डोवाल को लेके चलते हैं। उनको ऐसा माना जाता है कि बहुत चाणक्य हैं, जैसे अमित शाह को माना जाता है कि भारत की राजनीति में वो एक चाणक्य हैं, वैसे, ठीक है। एंड अ कीन स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। अब एग्जाम्पल है, ये बॉडी है, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया, इससे पहले जो था इंट्रोडक्शन था, अब ये क्या है? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। और फिर इसी एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे? निगेट करेंगे, काउंटर करेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे। आपका 1000-1200 वर्ड आराम से आ जाएगा, ठीक है। देखेंगे अब एग्जाम्पल, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ईरान कितने साल से परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है? ईरान कितने साल से परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है? कब से? 1960-70 से, तब जाके अभी बना पाया छुपते छिपाते। अगर ईरान पहले ही न्यूक्लियर बम बना दिया होता तो कितनी हानि पहुंच गई होती। और वो क्यों नहीं बना पाया? बिकॉज ऑफ मल्टीपल सैंक्शन उस पर लगते गए। कभी यूएस सैंक्शन लगा रहा है, कभी रशिया सैंक्शन लगा रहा है, कभी नाटो सैंक्शन लगा रहा है। सैंक्शन लगते गए, मल्टीपल सैंक्शन लगते गए, जिसकी वजह से ईरान क्या हुआ? कभी न्यूक्लियर परमाणु बम नहीं बना पाया। दैट इज गुड और बैड? गुड ना, दैट इज गुड फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर, ठीक है। एग्जाम्पल वही है, कंट्रोल ओवर फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड रूल्स दैट कंपेल। एग्जाम्पल है आपका जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप अग्रीमेंट 2015, मल्टीलैटरल सैंक्शन एंड इंस्पेक्शन केप्ट ईरान प्रोग्राम विदाउट काइनेटिक स्ट्राइक्स फॉर इवन ओवर अ डिकेड। मतलब ईरान जो था वो स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है दशक से। क्यों? क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है न्यूक्लियर का, जो उसने अभी क्रिएट कर लिया है, जिससे अभी तक के वॉर बच गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, आपने सुना होगा, आप लोग वो तो पढ़ ही रहे हैं, आईआर, सॉफ्ट पावर सुना होगा आप लोगों ने, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर, है ना। तो सॉफ्ट पावर का एक और एग्जाम्पल है ब्रेन ड्रेन फ्रॉम ईस्ट पुशेस टैलेंट। मतलब जो ब्रेन है, जो टैलेंटेड लोग हैं, जो साइंटिस्ट है, जो इंजीनियर है, वो कहाँ चले जाते हैं? अमेरिका में, अमेरिका में वेस्टर्न तरफ में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। ब्रेन ड्रेन किया जाता है। एक्चुअल में पैसा तो उन लोग बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जो तरक्की हम अपने देश में होनी चाहिए थी, वो तरक्की वहाँ कर रहे हैं। आप में यूएस में जाइए ना, जितने भी आपको अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे सारे इंडियन नेटिव रहेंगे, जितने भी आपको अच्छे इंजीनियर्स मिलेंगे सारे इंडियन नेटिव रहेंगे। आपने वो मूवी देखी द नंबी इफेक्ट? द नंबी इफेक्ट मूवी देखी है आपने? अरे इसकी क्या नाम है उसका, आर माधवन, आर माधवन की मूवी देखना, द नंबी इफेक्ट। तो नंबी इफेक्ट में जो हम लोगों ने अपने उसमें रॉकेट में जो क्रायोजेनिक इंजन यूज किया है ना, तो क्रायोजेनिक इंजन का यूज करने का सबसे पहले जो नंबी नारायण थे उन्होंने चालू किया था उसकी बात। और एक्चुअल में उनको नासा से भी ऑफर आया था, नासा में वो 1 महीने काम भी किए थे, लेकिन उसके बाद में उनको अपने देश के लिए कुछ करना था, उनको अपने देश के लिए कुछ करना था।
और वो अपने देश के लिए क्रायोजेनिक इंजन के लिए यूरोप में जाके उसकी पढ़ाई भी की, लेकिन अल्टीमेटली उनको करप्शन में फंसा दिया गया, उनको ब्राइब में फंसा दिया गया, क्योंकि वो सैंक्शन करवा रहे थे अपने डेवलपमेंट के लिए पैसा, और उनको ऐसा फ्रेम किया गया कि वो अपने पर्सनल फेवर के लिए पैसा रेस करवा रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्रायोजेनिक इंजन में कभी भी उनका नाम नहीं देखा जाता, वो एक अनसंग हीरो हैं। क्रायोजेनिक इंजन की बात आती तो हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम की बात की जाती है, बल्कि एपीजे अब्दुल कलाम को क्रायोजेनिक इंजन का प्रपोजल देने वाले वही थे, नंबी नारायण जी थे, लेकिन उनकी बात कहीं पे नहीं की जाती। आप समझ रहे बात को, समझ रहे? तो वही बात किया जा रहा है कि एक्चुअल में टैलेंट हम लोग को चाहिए, लेकिन वो टैलेंट कहाँ, स्टूडेंट, साइंटिस्ट, नर्स, इंजीनियर वेस्टर्न हब में शिफ्ट होता जा रहा है। थस प्रेफरेंसेस एंड कैपेबिलिटीज रीडिंग विदाउट कोअर्शन। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे साइकोलॉजिकल हेजेमनी ऑफ लिमिटेड चॉइस। मतलब कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, अगर हम लोग चाहते तो हम लोग इंडियन आर्मी भेज के डायरेक्टली कैप्चर कर सकते थे। हमारे पास इतना था कि हम लोग हैदराबाद को कैप्चर कर ले, जम्मू कश्मीर को कैप्चर कर ले, हम लोग हमारा जो गुजरात वाला हिस्सा है उसको कैप्चर कर ले हम लोग। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो क्या किए, हम अपनी सहमति से, अगर राज्यों को समय चाहिए आप समय लीजिए, आप समय लीजिए, आपको कोई सहायता चाहिए हम आपकी सहायता करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप प्लीज़ भारत में वो इंटीग्रेट हो जाइए, सो डैट हम एक राष्ट्र बनाएंगे, भारत राष्ट्र। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्टील मैन ऑफ इंडिया भी लौह पुरुष बोला जाता है, क्योंकि वो पूरे भारत में मिल घूम घूम के सारे स्टेट्स को इंटीग्रेट किए, डेट मेक्स अ इंडिया। आप समझ रहे बात को? तो वहाँ पे क्या काम आई आपकी, डिप्लोमेसी काम आई। वहाँ पे वॉर काम आया क्या, नहीं काम आया, डिप्लोमेसी काम आई। वैसा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, इंडिया प्रिंसली स्टेट इंटीग्रेशन 47 से 49, दिल्ली मेड एक्सेशन द ओनली रैशनल फेस सेविंग चॉइस फॉर मोस्ट प्रिंसली स्टेट। पहले तो अपना फेस बनाया गया कि हाँ भाई हम लोग एक्चुअल में आपके लिए काम करने वाले हैं। जब आपको लोगों को वो कहानी याद होगी राजा हरि सिंह की जम्मू एंड कश्मीर की, याद है? पाकिस्तान आर्मी पूरा जम्मू कश्मीर की बॉर्डर तक पहुंच गए थे, वो फोन करके भीख मांग रहा था कि प्लीज इंडियन आर्मी को भेज दीजिए, प्लीज इंडियन आर्मी को भेज दीजिए, भीख मांग रहे थे। तब जाके इंडियन आर्मी ने शर्त रखी। इंडियन आर्मी ने एक दिन पहले ही उनको इंतहा कर दिया था कि पाकिस्तान आर्मी एक्सीड कर जाएगी आपकी सीमा को, फिर आप मत बोलिएगा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। फिर वो उनका फेवरेट था, क्या था, कुत्ता था कि गाय थे, घोड़ा था, क्या था पता नहीं, तो अपने घोड़े को लेके वो भागे थे जम्मू कश्मीर के रियासत से। आप समझ रहे बात को? तो ऐसा हुआ था, हम लोगों ने लास्ट टाइम उनकी मदद की, लेकिन कब, और उसी के वजह से आधा जो एरिया है इंडिया का पाकिस्तान के पास है आज के डेट में। थोड़ा सा और हिस्सा हम लोग कैप्चर करने से बच जाते अगर वो डिसीजन जल्दी लिया जाता तो। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, जिसको हम लोग POK बोलते हैं, ठीक है, वो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वो हमारा हिस्सा हो सकता था। ठीक है, ठीक है। देखेंगे आप लोग कॉन्फ्लिक्ट डी एस्केलेशन वाया एकॉर्ड्स। एकॉर्ड्स मतलब सहमति के साथ। जैसे आप देखेंगे बोडो एकॉर्ड 2020 में बोडो एकॉर्ड हुआ। बोडो एकॉर्ड में क्या किया था, जो आपके आसाम के लोग थे, आज बोडो मतलब आसाम के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग हैं, तो उन लोग क्या थे, अपना एक सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे थे, एक सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रेशियल कलर एंड एरिया प्लेस। उसके बेसिस पे एक सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे थे। तो उन लोग क्या कर रहे थे, अपने ही लीडर चुनते, अपने ही लोगों की बेनिफिट की बात करते। तो भारत सरकार ने क्या किया, उनके जितने भी लीडर्स थे सबको बैठा के एक अकॉर्ड किया और उनको बोला गया सारी ऑटोनॉमी, पावर, सब कुछ आप ही के पास रहेगी, लेकिन यू हैव टू इंटीग्रेट विथ इंडिया। आपको सारा वो मिलेगा, जो पैसा आपको बिहार को मिल रहा है उससे अधिक पैसा हम आपको देंगे। जो पैसा दूसरे राज्यों को मिल रहा है, आप लोगों को पता होगा, जो ये है नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उनको बाकी राज्यों से 20% पैसा एक्स्ट्रा मिलता है बिकॉज ऑफ देयर जोग्राफिकल कंडीशन। ठीक है, तो उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, उनके लिए अलग से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खोली गई है। आप देखेंगे रिजर्वेशन होता है, नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए भी रिजर्वेशन अलग से होता है,
उनके लिए अलग से एक उनके लिए अलग से एक रेजिमेंट खोला गया है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उनके पैसे ज़्यादा जाते हैं, उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी बहुत ज़्यादा है। तो उनको ये सब पावर दे के उनको धीरे से भारत में सम्मिलित किया गया ताकि उनकी सहमति हो सके। दिस इज ऑल अबाउट डिप्लोमेसी, दिस इज ऑल अबाउट अकॉर्ड, बोडो अकॉर्ड, ठीक है, विच इज लेड अंडर द लीडरशिप ऑफ अमित शाह। ऑटोनॉमी एंड डेवलपमेंट पैकेजेस फैसिलिटेट डीमोबिलाइजेशन एंड रिड्यूस्ड वायलेंस। इससे क्या हुआ? वायलेंस कम हुआ विदाउट डिसाइसिव बैटल, बिना बैटल के वायलेंस कम हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया? बोडो अकॉर्ड किया शामिल, जिसमें उनको सारी पावर मिली, पैसा मिला, जो उनको अपने स्टेट के साथ भी मिल रहा था। ठीक है, ठीक है। दूसरा आपका डिटरेंस विथ ऑफ रैम्प, मेंटेन क्रेडिबल कैपेबिलिटी वाइल ऑफरिंग नेगोशिएटेड एग्जिस्ट टू रिशेप द ओपोनेंट कैलकुलस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962, नवल क्वारंटाइन, कंपेल्ड विदड्रॉवल विदाउट वॉर। ठीक है, आप लोग क्यूबन क्राइसिस के बारे में आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी अगर आप लोग पढ़े हैं तो क्यूबन क्राइसिस के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। इसका एक रिवोल्यूशनरी लीडर था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत फेमस लीडर था उनका, मैं उसकी टी शर्ट पहनता था, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो उसने अपनी डिप्लोमेसी से एक्चुअली क्यूबन जो है, क्यूबा जो है वो एक आइलैंड है, क्यूबा जो है एक आइलैंड है, मतलब नदियों से घिरा हुआ है पूरा। तो वो जब आइलैंड जब उसमें अटैक हुआ तो सारे समुद्री से वो घिर चुका था। तो उसने अपनी डिप्लोमेसी यूज करके रशिया की हेल्प ली थी, अपनी डिप्लोमेसी यूज करके रशिया की हेल्प ली थी, सो डेट रशिया उसके काउंटर अटैक में आया और वो जो उसके पूरे वो थे अटैक थे उसको वो प्रिवेंट कर पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डिप्लोमेसी पावर। आपको बात समझ में आ रही है? और रशिया को बेनिफिट होगा उससे। आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में पढ़ना, एक सेपरेट टॉपिक है वो, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, क्यूबा रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं उसको, क्यूबा रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं उसको। तो आप लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो भी एक टैक्टिकल वॉर का एग्जाम्पल था, जहां पे वॉर को हटा के उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और वॉर को बचा लिया। ठीक है, ये आपका बॉडी था। ठीक है, अभी बॉडी को हम लोग क्या करेंगे? काउंटर करेंगे। बॉडी को क्या करेंगे? काउंटर करेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है हालांकि इस आदर्श की सीमाओं को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। इस सर्वोच्च कला के लिए, कौन सी सर्वोच्च कला? कौन सी सर्वोच्च कला बताओ? क्या ऐसे का टॉपिक ऐसे ही लिखोगी? सर वही ऐसे का टॉपिक है कि आप अपनी इंटेलिजेंस का कैसे उपयोग करते हैं विदाउट एनी वायलेंस, राइट? ठीक है, सर्वोच्च कला की अपार धैर्य, दूरदर्शिता और एक अनुकूल रणनीतिक परिदृश्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें लिखा है जब किसी अतार्किक, अडिग या विचारधारा से प्रेरित शत्रु का सामना करना पड़े जो अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष चाहता है, तो लड़ाई से बचना हमेशा संभव नहीं होता। ऐसे समय भी आते हैं जब कूटनीति विफल हो जाती है, जब प्रतिरोध पर्याप्त नहीं होता और जब मूल मूल्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए बल प्रयोग आवश्यक हो जाता है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? एंटी कर रहे हैं, हम लोग उसको काउंटर कर रहे हैं कि यहाँ पे टेक्निकल आपकी नॉलेज काम नहीं आती, कभी कभी आपको वायलेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट? क्या लिखा है इसमें? हमले बल प्रयोग आवश्यक हो जाता है, देखो लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी सुन तूज का जो सुन था का ज्ञान प्रासंगिक बना रहता है, प्रासंगिक बना रहता है, मतलब वो ज़्यादा उपयुक्त रहता है। अगर हम बैलेंस करें वायलेंस वर्सेस इंटेलिजेंस, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस थोड़ा सा बैलेंस रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, बल प्रयोग अंतिम उपाय होना चाहिए और जब भी किया जाए तो इसका उद्देश्य एक स्पष्ट रणनीतिक उद्देश्य होना चाहिए, जिसका उद्देश्य शांति स्थापित करना हो, विनाश नहीं। ठीक है, इट शुड बी गाइडेड बाय अ क्लियर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव aimed at restoring peace, not at annihilation. annihilation मतलब violence। ठीक है, क्लियर है ये आप लोगों को? एंटीथेसिस भी क्लियर है? तो अभी आपका कंक्लूजन होगा। हाँ, कंक्लूजन ही है। ठीक है, कंक्लूजन ये बताया जा रहा है
युद्ध की सर्वोच्च कला किसी भी कीमत पर संघर्ष के बचने के बारे में नहीं है, बल्कि जीत के अर्थ को पुनर्परिभाषित करने के बारे में है। ठीक है, बट अबाउट रीडिफाइनिंग व्हाट इट मीन्स टू विन। क्या है ये एक इंटेलेक्चुअल और स्ट्रेटेजिक डिसिप्लिन है जो प्रिजर्वेशन को ओवरराइड करता है ओवर डिस्ट्रक्शन। ओवर डिस्ट्रक्शन क्या करता है ये? संरक्षण को ऊपर रखता है विनाश से। संरक्षण को हमेशा ऊपर रखता है किससे? विनाश से। प्रिजर्वेशन ओवर डिस्ट्रक्शन। क्या रखोगे तुम ऊपर? ब्रेन ओवर पावर या पावर ओवर ब्रेन? बताओ। अकल बड़ी या भैंस? ब्रेन ओवर पावर। एग्जाम, हाँ एक्चुअल में तो वही होना चाहिए। नहीं, बट पावर जो है वो इमोशनली बायस्ड हो सकता है, ब्रेन इमोशनली बायस्ड नहीं होगा। हाँ बैलेंस नहीं, तुम्हारा ओपिनियन अगर कुछ और रहेगा भी तो एग्जाम में तुमको बैलेंस अप्रोच देना पड़ेगा। तुम एंटी बीजेपी हो लेकिन तुमको तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी की है। समझ रहे हो बात को? ऐसा कुछ नहीं होता। 2 महीने में तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, 2 महीने में सरकार थोड़ा पलट जाएगी। देख लेना तुम लोग, इलेक्शन का टाइम होगा तो इलेक्शन का टाइम होगा, देख लेना, थोड़ा वैसा आंसर लिख देना अपना। नॉर्मली इलेक्शन उस टाइम पे आता नहीं है। अगस्त में तुम्हारा वो होता है एग्जाम, अक्टूबर में तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है। अक्टूबर नवंबर में। ठीक है। इट चैलेंजेस लीडर्स टू थिंक। क्या बोल रहा है ये पॉइंट? चैलेंज करता है लीडर को बैटल फील्ड के बियॉन्ड सोचने के लिए। युद्ध की जो आपके युद्ध का जो आपका फील्ड है उसके बियॉन्ड ये नेताओं को युद्ध के मैदान से परे सोचने की वो रखता है। कूटनीति और अर्थशास्त्र और प्रभाव के साधनों को उसी कुशलता और सटीकता के साथ चलाने की चुनौती देता है जिस तरह एक सेनापति अपने सैनिकों को आदेश देता है। ठीक है, बिना लड़े दुश्मन को परास्त करना एक ऐसी जीत हासिल करना है जो ना केवल अधिक कुशल हो बल्कि अधिक पूर्ण और स्थायी भी है, जिससे एक शांति का निर्माण होता है जो मलबे और कब्रों के पहाड़ों पर नहीं बल्कि एक बेअसर खतरों की नींव पर बनी है। आप देखेंगे। हेलो हेलो जी बताइए। मैं आपको 10 मिनट बाद कॉल करूँ क्या? एक बार मैं क्लास में हूँ जी। आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे जब वो हुआ था आपका मराठाओं के साथ युद्ध हुआ था। आप लोग बहुत सी मूवी देखे होंगे, बाजीराव मस्तानी देखे होंगे आप लोग पद्मावत देखे होंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं युद्ध था मुगल के अगेंस्ट। तो आप देखेंगे जैसे ये जो आपको खिलजी था, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्टिकल इंटेलिजेंस की वजह से इनको हराया है। खिलजी के पास क्या था? बहुत ज़्यादा उनके पास पावर था। खिलजी के पास जो नंबर ऑफ सैनिक थे वो ज़्यादा थे। खिलजी को पता था कि समय देंगे हम लोग रुकते हैं, इसको जितना आक्रोशित होना है शिवाजी को होने दीजिए, जितना आक्रोशित होना है इसको होने दीजिए, हम टेक्टिकल इंफॉर्मेशन का वो करेंगे, यूज़ करेंगे। और खिलजी ने क्या किया? खिलजी ने उसी के पेशवाओं में से ही एक बंदे को उठा के क्या किया? अपना स्पाई बनाया और उनसे उनकी सीक्रेट रिवील कराई और उसी सीक्रेट से उन्होंने क्या किया? उसको खत्म कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट टेक्निकल इंफॉर्मेशन। आप कैसे खेल रहे हैं। खिलजी चाहता तो खिलजी के 10 मिनट का वो था। खिलजी के पास सैनिक थे, खिलजी के पास पावर थी। खिलजी वॉज लाइक अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ताकतवर था उस समय, लेकिन ही यूज हिज टेक्टिकल पावर, डिस्ट्रॉय, कोई नहीं बचा। देखिए ना वो कौन सी मूवी आई थी अभी उसकी, विक्की कौशल की, छावा में आप देखे होंगे, राइट। रामायण में कौन सा कंटेक्स्ट की बात कर रही हो तुम? हाँ विभीषण। तो उसमें टेक्टिकल कहाँ से आ रहा है? मतलब चलो लेट सपोज, ठीक है।
ठीक है, क्रिएटिंग अ पीस डेट इज बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ अ न्यूट्रलाइज्ड थ्रेट। नाटो का जो कि मेन वो है कि हम लोग को न्यूट्रलाइज थ्रेट को न्यूट्रल करना है, नेशनल अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक, सॉरी। लास्ट टॉपिक है आज का, विचार एक दुनिया खोजता है और एक बनाता भी है। गांधी जी का भी एग्जांपल है कि किसी ने सोचा था कि नॉन वायलेंस और पीस से भी फ्रीडम मिल सकती है, इंडिपेंडेंस मिल सकती है। बिल्कुल एग्जाम्पल, कैमरा तो नहीं हिला, ठीक है ना, ठीक। थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड, क्रिएट वन ऑल्सो। ठीक है, देखो ह्यूमन जो माइंड होता है, थिंकिंग से रिवोल्यूशन डेवलप होता है। जैसे कि थिंकिंग आया था, आइंस्टाइन ने जब वो एप्पल गिरते हुए देखा, तभी तो उन्होंने ग्रेविटेशन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसका वो किया था, अपना जो लॉ था, न्यूटन, आई एम सॉरी, न्यूटन। और दूसरी चीज, आपका जो एक पॉइंट और ये बताता है राइट ब्रदर्स का, जब राइट ब्रदर्स ने देखा था कि चिड़िया उड़ रही है, तो उन्होंने बोला क्यों ना हम एक ऐसा प्लेन बना जाए जो उड़े, सेम विद द टू विंग्स, राइट। तो ऐसे एक्चुअली में थिंकिंग ही रिवोल्यूशन क्रिएट करती है। आप समझ में आ रहा है आपको? पहला आता कहाँ है, पहले थॉट में आता है, उसके बाद ही वो रिफ्लेक्ट होता है इन द एक्शन। आप समझ रहे हैं? तो वही अच्छा क्या, विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है, खोजता भी है और एक बनाता भी है। खोजते से क्या है, पहले साइंस आया, फिर साइंस में उसने चीज़ें डेवलप की, फिर चीज़ें डेवलप करने के बाद उस चीज़ों को हम लोग स्पेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर स्पेस की डेवलपमेंट हुई, फिर वो स्पेस से हम लोग सन को कैसे डेवलप कर सकते हैं, फिर सन के उसके इंफॉर्मेशन की, मतलब आप देखेंगे धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, थिंकिंग से हम लोग खोज में जाते जा रहे हैं। आ रही है आपको बात समझ में? तो यही है थिंकिंग जो है आपकी, थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट वन ऑल्सो। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, है बिगिन बाय एक्सप्लेनिंग दैट थॉट इज बोथ डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। यह सब शुरुआत करें कि विचार खोज और आविष्कार दोनों है। ठीक है, मानव मन अपने आसपास की वास्तविकता को समझता है और उसकी व्याख्या करता है। ह्यूमन माइंड परसीव्स रियलिटी अराउंड इट एंड इंटरप्रेट्स इट। ठीक है, वो रियलिटी बनाता है और उसको इंटरप्रेट भी करता है। जैसे मान लो आप लोग क्रिकेट मैच देख रहे हो, विराट कोहली को खेलते हुए, आप लोगों की थिंकिंग में होगी यार मैं भी काश ऐसे वो मारता, कवर ड्राइव मारता, आप लोगों को माइंड में आएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप एबल हैं तो आप लोग उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। अगर आप एबल है, आप लोग में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, तो आप लोग उसकी कोचिंग भी लेंगे, आप लोग उसकी तैयारी भी करेंगे, और कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आप भी वैसे कवर ड्राइव बनना मारने में आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से डेवलप हुई थी, विराट कोहली से, थिंकिंग वहाँ से चालू हुई थी। ठीक है, तो आप उस थिंकिंग से एक वर्ल्ड अपने लिए फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो सेम एग्जांपल है, हम परसीव कर रहे हैं, परसीव रियलिटी अराउंड इट, जो विराट कोहली शॉर्ट ड्राइव कवर ड्राइव मार रहे हैं, और उसको हम लोग बाद में इंटरप्रेट कर रहे हैं, फाइंड अ वर्ल्ड। ठीक है, बट इट ऑल्सो इमेजिन्स, इनोवेट्स एंड कंस्ट्रक्ट न्यू रियलिटीज। हाँ, अब आप कवर ड्राइव सीख रहे हो, साथ ही साथ में आप कुछ और भी सीख गए, स्कूप सीख गए, कुछ नया भी सीख गए। आप चाह तो रहे थे कवर ड्राइव करना, लेकिन आप 2-3 शॉट्स और सीख गए, तो यू आर क्रिएटिंग अ न्यू मैथोडोलॉजी एज वेल। सिंपल। ठीक है, थॉट इज द ब्रिज बिटवीन व्हाट एग्जिस्ट एंड व्हाट कैन एग्जिस्ट। क्या एग्जिस्ट कर रहा है और क्या एग्जिस्ट कर सकता है, व्हाट कैन एग्जिस्ट। ठीक है, जो हो सकता है और इस बीच का सेतु है। ठीक है, ठीक है, अभी आप देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ राइट ब्रदर्स, देयर थॉट बिगन विथ ऑब्जर्विंग हाउ बर्ड्स फ्लाई, फाइंडिंग अ वर्ल्ड, देन कन्वर्टिंग इमेजिनेशन इनटू द फर्स्ट एयरप्लेन, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड। ठीक है, फाइंडिंग अ वर्ल्ड एंड देन क्रिएटिंग अ वर्ल्ड, फाइंडिंग अ वर्ल्ड एंड देन क्रिएटिंग द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, बॉडी देखेंगे आप लोग, ठीक है, देखेंगे थॉट्स फाइंड अ वर्ल्ड। हम लोग देखेंगे विचार एक दुनिया कैसे खोजता है, उसके बाद हाउ थॉट, पहले देखेंगे थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड, एंड फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या था वो, हाउ थॉट्स क्रिएट अ वर्ल्ड, फाइंड अ वर्ल्ड एंड हाउ थॉट्स क्रिएट अ वर्ल्ड। पहले देखते फाइंड अ वर्ल्ड, देखेंगे लास्ट टॉपिक है, 15-20 मिनट दो, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप देखेंगे आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्ट द एंशिएंट वर्ल्ड थ्रू थॉट। आप देखेंगे जैसे जो बोलते हैं डांसिंग गर्ल मिली,
हड़प्पा की, मोहनजोदारो की। अब वो कैसे पता डांसिंग गर्ल मिली है तो हड़प्पा और मोहनजोदारो की ही होगी, मिल तो वही है, अब कैसे पता कि वहाँ उस समय की ही होगी। तो उसमें कार्बन डेटिंग करते हैं, वो कार्बन डेटिंग वो मेथोडोलॉजी का यूज़ करते हैं और उसको जांच कर पाते कि कितना पुराना लगभग लगभग होगा। उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि इतना पुराना है, डेट मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो वो क्या है, थ्रू थॉट आ रहा है, वो थ्रू थॉट ही आ रहा है ना, थॉट से ही आ रहा है ना, अपने थिंकिंग प्रोसेस से ही आ रहा है ना, कि रिकंस्ट्रक्ट द एंशियंट वर्ल्ड। जो सारे एंशियंट जो आपकी हिस्ट्री है वो ऐसे ही आई है, बता के थोड़ी ना गए वहां पे पुराने लोग कि हाँ भाई यहाँ पे ये था, ये राखी गरी है, ये आपका धोलावीरा है। ये तो हम लोगों ने निकाला है ना भाई, हिस्टोरियन से निकाला है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, न्यूटन ऑब्जर्विंग एन एप्पल एंड फाइंडिंग द वर्ल्ड ऑफ ग्रेविटी दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। मतलब ये पहले से प्रेजेंट था, ये पहले से प्रेजेंट था, लेकिन बस हमने उसकी क्या की, खोज की। फाइंडिंग द वर्ल्ड, नॉट क्रिएटिंग। हम कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे, हम जो पहले से एग्जिस्ट करता है उसी को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो थॉट क्या करता है, जो पहले से एग्जिस्ट करता है उसको फाइंड आउट भी करता है और एक नया बनाने की भी कल्पना रखता है, क्रिएटिंग अ वन वर्ल्ड। ठीक है, वसुदेव वसुदेव कुटुंबकम क्या है, ये खोज है या फाइंडिंग अ वर्ल्ड है या फाइंडिंग अ क्रिएटिंग अ वर्ल्ड है, बताओ। वसुदेव कुटुंबकम ये तो ऑलरेडी अपने उपनिषद में दिया गया है ना, उपनिषद में गया दिया गया है, तो ये कुछ नया नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम मतलब क्या होता है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड बट नाउ वी आर यूजिंग इट, है ना, इट इज नॉट क्रिएटेड, इट इज फाइंडेड। ठीक है, अर्ली एक्सप्लोरर मैप्ड लैंड्स एंड सीज। अर्ली एक्सप्लोरर मतलब जैसे आपका वास्को डी गामा हो गया, इन लोगों ने ऑलरेडी जो एस्टेबलाइज था उसी को इन लोगों ने बताया है, उन्होंने कुछ नया खोज नहीं किया, बस उसका उन्होंने फाइंड किया है, राइट, जो एग्जिस्टेंस में ऑलरेडी था बट न्यू इन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी समझ के लिए नया था। ठीक है, प्रारंभिक खोजकर्ताओं ने भूमि और समुद्रों का मानचित्रण नए अस्तित्व में नहीं बल्कि मानवीय समझ में नए रूप में किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फिलोसफर फाइंड मोरल प्रिंसिपल अंडरलाइंग ह्यूमन लाइफ। अब भाई कैसे पता कि चोरी करना पाप है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे ना, चोरी करना इज नॉट मोरली गुड, किसी को बड़ा को किसी बड़े को गलत नहीं बोलना चाहिए, इज नॉट मोरली गुड, कहीं पे लिखा है क्या? बचपन से हमको वैसे संस्कार मिलते आ रहे, बट क्या आज हम लोग बड़े को गाली दे रहे हैं तो सही है कि गलत है? ये एक सब्जेक्टिव है, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो सही है या गलत है, जस्ट बिकॉज इट इज रिटन इन उपनिषद, पुराने लोगों ने लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने खाली उसको फाइंड आउट किया है। वी आर नॉट क्रिएटेड, वी जस्ट फाइंड आउट। ठीक है, यहाँ पे था थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड का एग्जाम्पल, मैंने 4 एग्जाम्पल दे दिया। दार्शनिक मानव जीवन में अंतर्निहित नैतिक सिद्धांतों की खोजते हैं, उदाहरण के लिए उपनिषद, ऋषियों, सत्यों की खोज की। अब देखेंगे आप क्रिएटिंग का एग्जाम्पल, इमेजिनेशन एक्टिवली बिल्ड्स न्यू स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, इसमें थॉट क्रिएट्स अ वर्ल्ड। अब थॉट से कैसे हम लोग वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं, उसमें क्या था, थॉट फाइंड अ वर्ल्ड, इसमें था थॉट क्रिएट अ वर्ल्ड। ठीक है, फाइंड और क्रिएट में अंतर है, फाइंड हम उन चीज़ों को करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और क्रिएट हम उनको करते हैं जो नया ऑलरेडी हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। ठीक है, पहला देखेंगे हम लोग, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, उन्होंने हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना हम लोगों ने, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, जो वैल्यूज, इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये सब की बात करता हो, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, राइट। दूसरा देखेंगे आप लोग, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से पहले मशीन्स थी क्या, फैक्ट्री थी क्या, पूंजीगत व्यवहार था क्या, प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन डिजाइन था, एक्टिवा चलाते हो तुम, बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो आप लोग, कार चलाते हो, ये सब इज एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि क्रिएटेड है बाय द ह्यूमन माइंड्स, एंड माइंड्स का मतलब क्या है, बाय द ह्यूमन थिंकिंग, थॉट प्रोसेस। ठीक है, क्रिएटेड है ये। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले सब नहीं था, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले यूरोप में आया, फिर भारत, बाद में भारत में आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, राइट।
फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, देन सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, देन थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई जो पहले अस्तित्व में नहीं थी। क्रांति, मशीनें, कारखाने, पूंजीवत मानव डिजाइन की देते। तीसरा, स्पेस ट्रेवल, इंटरनेट, न्यू रियलिटीज ब्रॉट इनटू बीइंग। इंटरनेट काफी बाद में आया क्योंकि ह्यूमन इन्वेंशन था एक इंटरनेट इन द अर्ली 2000, राइट, पहले नहीं था वो। तो इसमें जो भी हमारा नया साइंटिफिक इन्वेंशन है उसका आप नाम ले सकते हो। इट डेवलप्स विद द थॉट प्रोसेस। स्टार्टिंग तो थॉट प्रोसेस से ही आया होगा ना कि हम लोग कुछ ऐसा निर्माण कर सकते हैं। www वेबसाइट जो था आपका, ठीक है, अंतरिक्ष यात्रा, इंटरनेट, नई वास्तविकता अस्तित्व में आई। ठीक है। रिफॉर्म मूवमेंट क्रिएटेड न्यू वर्ल्ड ऑफ इक्वलिटी एंड राइट। सुधार आंदोलन ने समानता और अधिकारों की नई दुनिया बनाई। ठीक है। पहले अगर आप देखेंगे तो पहले वुमेन्स के पास राइट नहीं थे, वुमेन्स के पास राइट नहीं थे, बट विथ इक्वलिटी वुमेन्स के पास भी राइट आई। अभी देखेंगे तो आप 33% रिजर्व है फॉर अ वुमेन। तो आप देख लिए कि ऐसे हम लोगों ने नई नई चीजें क्रिएट की हैं बिकॉज ऑफ इक्वलिटी। रिफॉर्म मूवमेंट, रिफॉर्म्स किया, न्यू वर्ल्ड्स ऑफ इक्वलिटी एंड राइट्स। ठीक है। देखेंगे आप लोग, वॉर को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्रीय, यूरोपियन संघ जैसी संस्थाएं युद्धों से बचने के लिए रचनात्मक विचार से उभरी। इंस्टीट्यूशन लाइक यूएन, ईयू इमर्ज फ्रॉम द क्रिएटिव थॉट ऑफ अवॉइडिंग वॉर। आप ईयू वगैरह की बात करेंगे, यूएन वगैरह की बात करेंगे तो इन लोग सैंक्शन सेक्शन का गेम खेलते रहते हैं। कभी सैंक्शन कर रहे हैं, कभी किसी पे बैरियर लगा रहे हैं, कभी किसी को कुछ कर रहे हैं, कभी वो क्या बोलते हैं आपका वो आता है FATF आता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें आपका ब्लैक लिस्ट हो गया, ग्रे लिस्ट हो गया, ये सब से खेल रहे हैं उन लोग। दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर एक्चुअली प्रिवेंटिंग वॉर। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एक्चुअली प्रिवेंटिंग वॉर। तो आप देखेंगे कि यूएन और ईयू का मेन काम ही यही है। ईयू का मेन काम क्या है, जो यूरोपियन यूनियन में जितनी यूरो की कंट्रीज हैं उसको सबको एक लेके चलना ताकि वी कैन प्रिवेंट अ वॉर। और यूएन का काम क्या है, सभी विश्व सभी देशों को एक लेके चलना ताकि वी कैन प्रिवेंट वॉर। सिंपल है ना। तो ये सब बनाया कौन है, हम ही लोग बनाए ना। ये यूएन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, स्पेस, इंटरनेट, कौन बनाया, ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन माइंड एंड थिंकिंग। ठीक है। चैलेंजेस, अब इसके चैलेंजेस भी होंगे। मैंने क्या बताया, इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद बॉडी में एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर उसी को आप लोग निगेट करेंगे, उसी को आप लोग काटेंगे। ठीक है, ठीक है। चैलेंजेस देखिए आप लोग, जिस तरह विचार जीवन को बेहतर बनाने वाले नवाचारों को जन्म दे सकता है, उसी तरह यह विनाशकारी शक्तियों को भी जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए परमाणु हथियार। अब परमाणु बनाने वाला कौन था, वो भी इंसान ही था। तो हम लोगों ने ह्यूमन मैनकाइंड के लिए सही चीज़ें तो बनाई ही बनाई हैं, लेकिन साथ ही में हम लोगों ने विनाशकारी चीज़ें भी बनाई हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है, साथ ही साथ में हम लोगों ने विनाशकारी चीज़ें भी बनाई हैं। ठीक है। दूसरा देखेंगे आप लोग, वैज्ञानिक खोज, साइंटिफिक डिस्कवरी, AI हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, रेजेस क्वेश्चंस अबाउट प्रिवेसी, इक्विटी एंड मोरालिटी। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं। अब जीन से अगर हम लोग बैंगन है उसको अच्छा बना दे, हाइब्रिड करके उसके कलर को, उसकी क्वालिटी को हम लोग बढ़ा दे, तो इज इट मोरल, इज इट इक्विटेबल, इज इट एथिकल, ये क्वेश्चन रेज करेगा। आप बात कर रहे हैं समझ में कि अगर हम लोग, जैसे एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है कि आप लोग जो भी बेबी होगा उस बेबी का हम लोग DNA कॉपी करके रख लेंगे, और इन फ्यूचर अगर उसी बेबी को कॉपी करना हो तो उसी को रेप्लिकेट कर देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजाइनर बेबी, जिसका कंसेप्ट यूएस में चल रहा है, अभी यूएस में चल रहा है डिजाइनर बेबी। ठीक है। तो आप लोग देखेंगे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की थेरेपीज आ गई हैं। जैसे कि अभी देखेंगे आप लोग, यदि अगर हस्बैंड वाइफ में अगर बच्चा नहीं होता है तो कितनी प्रकार की तकनीकें हैं उसको मतलब बच्चा होने की। आपकी IVF टेक्नोलॉजी है, आपकी 2 पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी है, 3 पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी है आपकी, है ना, सरोगेसी है आपकी, कितनी सारी प्रकार की आपकी वो है टेक्नोलॉजी है जो आ गई है। बट इज इट एक्चुअली एथिकल,
वो क्वेश्चन करता है। तो वो क्वेश्चन आता है, इन्वेंशन तो साइंटिफिक है, इन्वेंशन साइंटिफिक है, और इन्वेंशन है मतलब थिंकिंग है, थिंकिंग है मतलब थॉट प्रोसेस है, बट इज इट एथिकल और मोरल, वो क्वेश्चन रेज करता है। इज इट प्रिवेसी को वो क्या बोलते हैं, कहीं कहीं ना कहीं प्रिवेसी को भी वो क्या करता है, खत्म करता है। ठीक है, ठीक है। ह्यूमन थॉट हैज गिवन बर्थ टू आइडियोलॉजीज लाइक, हाँ ये जो आपकी ये है फांसीवाद, कट्टरतावाद, जो आपका कोलोनियलिज्म हो गया, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कोलोनाइज्ड किया था, तो इज इट गुड? कौन किया? हम ही लोगों ने तो किया है, ह्यूमन लोगों ने तो, ह्यूमन ने तो किया है भाई। ब्रिटिशर्स भी क्या थे, अल्टीमेटली आदमी थे वो, तो जो कोलोनाइज्ड किया वो ब्रिटिशर्स ने किया, एक्चुअल में ह्यूमन ने किया। तो इज इट गुड और बैड? इज इट बैड, बट किया तो हम लोग ही ना। तो नेगेटिव बता दो, जितना भी ह्यूमन थिंकिंग का जो भी नेगेटिव है वो बता दो आप एग्जाम्पल। ठीक है, आप इसमें अपने हिसाब से और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि झूठ, लाए, वो भी हम लोगों ने भाई, झूठ बोलना भी हम लोगों ने चालू किया, उसका भी आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो। षड्यंत्र हो गया, कॉन्स्पिरेसी हो गई, उसका एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग, बहुत एग्जाम्पल ले सकते हो। आप लोगों का ऐसे सिर्फ यहाँ पे चालू नहीं हुआ है, और मैंने आपको पूरा ऐसे नहीं बताया 1200 वर्ड्स का, मैंने खाली आपको पॉइंटर्स बताया है। उतना पॉइंटर्स भी आप डिटेल में लिख दोगे तो आपके 1200 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे, 1000 से 1200 वर्ड। ठीक है, फाइनल आपका वे फॉरवर्ड है, और आपकी वो है कंक्लूजन है, वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन है। आप लोगों को समझ में आया होगा, एक स्ट्रक्चर समझ में आया होगा ऐसे का, जो आप लोग इससे पहले जो नहीं जानते, ऐसा कुछ अलग से नहीं है, ऐसे कोई बहुत अलग से टॉपिक नहीं है, आपका जनरल टॉपिक ही है, लेकिन आपको एक पर्सपेक्टिव समझ में आया होगा पेपर किस टाइप का आता है यूपीएससी का। ठीक है, वे फॉरवर्ड देखेंगे आप लोग, एनकरेज करेंगे क्रिटिकल, जितना ज़्यादा क्रिटिकल होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आप देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहता है गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर, जितना ज़्यादा क्रिटिकल होगा गवर्नमेंट उतना ज़्यादा ध्यान देगी, उतना ज़्यादा वो पब्लिक सर्विस को बढ़ाएगी। तो ये एक पॉइंट हो गया आपका। दूसरा, आप एथिकल रहेंगे और सस्टेनेबल थिंकिंग पे डिमांड करेंगे। सस्टेनेबल थिंकिंग मतलब जो लंबे समय तक चल पाए, जो आपकी आगे वाली जनरेशन, न्यू जनरेशन के बारे में भी सोचे, नॉट लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि एक बार ब्लास्ट हुआ सभी खत्म हो गए। आप आ रहे हैं, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे, समझ रहे? रीयूज, पहले आप बनाएंगे उसको, यूज, रीयूज, रिप्रोड्यूस एंड देन रिसाइकल। आप समझ रहे हैं? आप पहले बनाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, और उसी को आप लोग रिड्यूस भी करेंगे और रिसाइकल भी करेंगे। उसको सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सर्कुलर जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है हमारे। तो आप लोग ऐसा कोई भी कार्य करेंगे सस्टेनेबल, आप लोग यूज़ करेंगे, पॉलीथीन का यूज़ नहीं करेंगे, प्लास्टिक पॉलीथीन का, है ना, ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा ना हो। तो वो सब की बात कर रहा है। दूसरा आपका, थॉट टुडे मस्ट नॉट ओनली क्रिएट टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स बट ऑल्सो एंश्योर बैलेंस विद एनवायरमेंट, इक्विटी इन सोसाइटी एंड पीस अमंग नेशंस। ठीक है, एजुकेशन शुड नर्चर बोथ एनालिटिकल फाइंडिंग ट्रूथ एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, एनालिसिस मतलब फाइंडिंग ट्रूथ एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, कंक्लूजन, जस्ट लाइक द राइट ब्रदर्स आइडिया गेव ह्यूमैनिटी विंग्स बट ऑल्सो न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखेंगे आपका सबसे पहले तो आपका फ्लाइट आया, बट उस फ्लाइट के एविएशन के साथ साथ में आप देखेंगे हम लोगों ने क्लाइमेट पे भी काफ़ी वो किया, क्लाइमेट पे रिसर्च किया। अगर ये अभी हमको किसी क्लाइमेट, किसी रीजन का क्लाइमेट हम लोग को एसेस करना है, तो हम लोग वहाँ के एयर कंडीशन से वहाँ की क्लाइमेट को हम लोग एसेस कर सकते हैं कि वहाँ के क्रॉप्स में कैसा, क्या चीज़ वहाँ के क्रॉप्स को चाहिए, सो डैट वहाँ के एरिया के लिए प्रॉफिटेबल हो, फेवरेबल हो। ठीक है, तो ये सब हम लोग किससे, एविएशन टेक्नोलॉजी की मदद से यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे ड्रोन्स हो गया आपका, ड्रोन्स भी तो आपके एविएशन इंडस्ट्री का ही हिस्सा है ना। तो ये सब हम लोग किससे यूज़ कर पा रहे हैं, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, स्टार्टिंग आपका उससे प्लेन से हुआ था, फ्लाइट से हुआ था आपका, लेकिन हम लोग एविएशन इंडस्ट्री में हम लोग क्लाइमेट में यूज़ कर पा रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स में यूज़ कर पा रहे हैं, कॉमर्स में यूज़ कर पा रहे हैं, ट्रेड में भी यूज़ कर रहे हैं। भाई फ्लाइट से हमारी कार्गो ट्रेड कितनी अच्छी हो गई है। आप लोग अमेजन वगैरह सामान मंगाते हो, एक दिन में आ जाते हैं ना, आ ही जाता है एक दिन में। रायपुर में रहोगे तो, अब गाँव में हो तो नहीं आता, पहले वो रायपुर में आएगा, फिर वो उसके हब में जाएगा, फिर उसके हब में जाएगा, है ना। ठीक है, कंक्लूड बाय रीअफर्मिंग दैट थॉट इज बोथ अ मिरर एंड लैंप। थॉट जो है आपका मिरर भी है और लैंप भी है। इट रिफ्लेक्ट
वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एंड इल्यूमिनेट्स पाथवे इनटू न्यू वर्ल्ड, कि आप क्या उससे एग्जिस्ट मतलब क्रिएट कर सकते हैं, क्या एग्जिस्ट करता है उसकी खोज करता है, और क्या आप उसे नया बना सकते हैं, एक्सप्लोर न्यू वर्ल्ड। ठीक है। ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस बाय हार्मोनाइजिंग डिस्कवरी विद रेस्पॉन्सिबल क्रिएशन। अच्छा है, कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड से आप कंप्लीट कीजिए अपना ऐसे को, अच्छा दिखना चाहिए, भले आप सोचे ना सोचे। द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। ठीक है, अच्छे नोट से उसका आंसर कर सकते हैं। बुद्धा, जितनी भी अच्छी चीज बोली है बुद्धा नहीं बोली, बाकी किसी ने नहीं बोली। ठीक है, एंड करें। ठीक है, एनी डाउट? कल सेक्शन बी कर लेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन बचा है क्या? हाँ, बोथ लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, कल कर लेंगे।